हाय एवरीवन, अब हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है बाइनरी ट्रीज। अब ट्रीज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट के पीपीओ के फाइनल इंटरव्यू की बात करूं तो मुझसे ट्रीज का वो सवाल ही पूछा गया था। इसके अलावा मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने गूगल में इंटरव्यू किया है, तो उनसे भी काफ़ी सारे ट्रीज के सवाल पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को हमें काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होंगे ट्री डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर बात करेंगे कि उसको क्रिएट कैसे करते हैं, बिल्ड कैसे करते हैं, उसमें सर्च कैसे करते हैं चीज़ों को, उसमें ट्रैवर्स यानी ट्रैवल कैसे करते हैं। उसके बाद काफ़ी सारी कंपनीज़ के काफ़ी क्लासिकल सवाल हम डिस्कस कर रहे होंगे जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसी कंपनीज़ ने पूछे हैं अपने इंटरव्यूज़ में। अब ट्रीज़ की जब भी हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम स्पेसिफिकली बाइनरी ट्रीज़ को पढ़ने वाले हैं। बाइनरी ट्रीज़ को क्योंकि जब भी इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं ना, तो मोस्टली सवाल बाइनरी ट्रीज़ से पूछे जाते हैं। अब बाइनरी ट्रीज़ को अगर हम अच्छे से समझ जाएंगे तो ट्रीज़ के सारे जनरल सवाल भी हम अपने आप कर लेंगे। तो जब भी हम ट्री की बात करते हैं, ट्री हमारा एक हायरार्कियल डेटा स्ट्रक्चर होता है। इससे पहले हमने काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, जैसे लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक्स हो गए, क्यू हो गए। वो सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स लीनियर होते हैं, लेकिन ट्री हायरार्कियल डेटा स्ट्रक्चर होता है। हायरार्कियल डेटा स्ट्रक्चर कहने का क्या मतलब है, इसमें एक हायरार्की बनती है। जैसे बचपन में हमसे एक चार्ट बनवाया जाता था जिसमें क्या होता था, हमें फैमिली ट्री बनाने के लिए बोलते थे। ऊपर हम अपने दादा दादी की फ़ोटो लगाते थे या फिर नाना नानी की लगा देते थे। उसके अंदर हम अपने चाचा की, ताऊ की, बुआ जी की और अपने पापा मम्मी की फ़ोटो लगाते थे। उसके बाद उनके सारे बच्चों की फ़ोटो लगाते थे जिसमें हम होते थे, हमारे कज़न्स होते थे, भाई बहन होते थे। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक के बाद एक लेवल्स में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, इसको हम हायरार्कियल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन को हमें कोड में सेव करना है तो हम कौन से डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे ट्री डेटा स्ट्रक्चर का। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर हमारा आउटर माई कंप्यूटर नाम का फोल्डर होता है। उसके अंदर डिफरेंट ड्राइव्स होती हैं, हमारी सी ड्राइव हो गई, डी ड्राइव होगी, उसके अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं। या एक और एग्जाम्पल ले तो हमारे कॉलेज के अंदर हमारी डीन होती है, प्रिंसिपल होती है, उसके अंदर डिफरेंट एचओडीज आते हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट का एचओडी, इलेक्ट्रिकल का एचओडी, हमारे बायोलॉजी बायोटेक्निकल डिपार्टमेंट का एचओडी। उसके बाद हमारे सारे के सारे टीचर्स आते हैं और उनके नीचे हमारे स्टूडेंट्स आते हैं। ये हमारी हायरार्की हो गई डेटा की। तो इस डेटा को भी अगर स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्टोर करना चाहे अपने कोड के अंदर, तो वो ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेगा। अब रियल लाइफ ट्री की जब भी बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का हमारे पास एक डायग्राम बनता है जिसमें हमारे पास नीचे तो जड़ें होती हैं जिनको हम रूट कह देते हैं, और फिर होती हैं हमारी टहनियाँ जिनको ब्रांचेस कहा जाता है, फिर होते हैं हमारी पत्तियाँ जिनको लीफ कहा जाता है। अब इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम कोड की फॉर्म में एक डायग्राम में ले जाते हैं। छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है कि रूट नीचे थी पर कोड वाले ट्री में रूट ऊपर होती है, यहाँ पर लीफ ऊपर थे पर कोड वाले ट्री में लीफ नीचे होते हैं। ये छोटा सा चेंज आता है। कैसे विजुअलाइज करते हैं ट्री को, सबसे ऊपर आ जाती है हमारी रूट, तो हमारी रूट नोड सबसे ऊपर आ गई है। हर नोड के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। यहाँ पर फिर काफ़ी सारी जो ब्रांचेस हैं वो निकल रही होंगी, उसके बाद और हमारी नोड्स आ गई और हर नोड के अंदर कोई डेटा स्टोर है, यहाँ पर भी नोड्स आ गई। और इस पार्ट को हम यहाँ पर ब्रांचेस कह देते हैं, इस पार्ट को हम कह देते हैं रूट। और वो नोड्स जिसके आगे और कोई ब्रांचेस नहीं है उनको हम कह देते हैं हमारी लीफ नोड्स। अब बाइनरी ट्री जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का ट्री होता है। बाइनरी ट्री वो ट्री होता है जिसके अंदर एट मैक्स 2 चिल्ड्रन होते हैं। अब हर नोड से हमारे पहले वाले ट्री में कितने भी नोड्स निकल रहे थे, लेकिन जब एक ऐसा ट्री जिसके अंदर हर नोड से या तो 0 नोड्स निकलेंगे या 2 नोड्स निकलेंगे या एक ही नोड निकलेगा, मतलब मैक्सिमम 2 नोड्स निकल सकते हैं, उस तरीके के स्ट्रक्चर को हम बाइनरी ट्री कहते हैं। बाइनरी ट्रीज की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम आगे क्वेश्चंस के थ्रू देख रहे होंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज जिनको हम बार बार यूज करेंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसकी हम बात करते हैं ट्रीज में, वो होते हैं हमारे लेवल्स और हमारे सब ट्री। लेवल्स कहने का मतलब है कि हमारा जो डेटा था हमें ऑलरेडी पता है हायरार्की में स्टोर है, तो फर्स्ट लेवल पर जो डेटा स्टोर्ड है उसको हम कहते हैं कि वो लेवल 1 पर स्टोर्ड है। अगर आप किसी और जगह कहीं कोई वीडियो या कोई कोर्स को देख कर आ रहे हैं या फिर आपके स्कूल में, कॉलेज में आपने ट्रीज के बारे में पढ़ा है, तो कुछ लोग कॉन्सेप्ट को 0th लेवल से शुरू करते हैं, यानी फर्स्ट लेवल की जगह हम 0 लेवल कह रहे होते हैं। वो भी अपने आप में सही है, पर यहाँ पर हम लेवल 1 वाली टर्मिनोलॉजी लेकर चलेंगे। इसी तरीके से 2 और 3 हमारे लेवल 2 पर आ जाते हैं, 4, 5, 6 हमारे लेवल 3 पर आ जाते हैं,
7, 8, 9 हमारे लेवल 4 पर आ जाते हैं। अब यहीं से लेवल से एक डेप्थ का कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। डेप्थ यानी हमारी जो गहराई होती है। तो लेवल 1 की डेप्थ है 1, लेवल 2 पर जितनी भी नोड्स हैं उनकी डेप्थ है 2, लेवल 3 की नोड्स की डेप्थ है 3, लेवल 4 की नोड्स की डेप्थ है 4। तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहें कि 7 की क्या लेवल है और क्या डेप्थ है, तो इस नोड 7 का लेवल है 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका लेवल है 4 और इसकी डेप्थ है 4। अब लेवल और डेप्थ से एक और कॉन्सेप्ट निकला, वो है कॉन्सेप्ट सब ट्रीज का। हर नोड का अपना एक सब ट्री होता है। जैसे इस 3 की बात करें तो इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, पर इसके राइट में बहुत सारे नोड्स हैं। तो 3 का कोई लेफ्ट सब ट्री नहीं है, पर 3 का एक राइट सब ट्री है जिसके अंदर 6 और 9 दोनों आ जाते हैं। उसी तरीके से अगर 2 के लिए एनालाइज करें तो ये जो सारी नोड्स हैं ये 2 के लेफ्ट में आती है और ये नोड 2 के राइट में आती है। तो 2 के अंदर 2 का जो लेफ्ट सब ट्री है उसके अंदर 4, 7, 8 आते हैं और 2 के राइट सब ट्री के अंदर सिर्फ 5 आता है। उसी तरीके से 1 जो हमारी रूट नोड है उसका भी अपना एक लेफ्ट सब ट्री है। ये 1 का पूरा लेफ्ट सब ट्री है और ये 1 का पूरा राइट सब ट्री है। तो हर नोड का अपना एक लेफ्ट सब ट्री होता है और अपना एक राइट सब ट्री होता है। 1 का जो लेफ्ट सब ट्री है यानी ये वाला सब ट्री, इसकी रूट नोड अब 2 बन जाएगी और राइट सब ट्री की रूट नोड अब 3 बन जाएगी, क्योंकि 3 से वो राइट सब ट्री शुरू हो रहा है। अगर हम लीफ नोड की बात करें तो लीफ नोड भी अपने आप में एक सब ट्री बना सकता है जिसका खुद का सब ट्री नल होता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं जब भी हम ट्रीज की बात करेंगे। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार दिमाग में बिठा लेते हैं इस एक सिंपल पॉप क्विज को करके। हम एक सिंपल सा ट्री का सवाल सॉल्व करेंगे। इस ट्री के सवाल से हमारे सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएंगे। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो दोबारा से उस पार्ट को हम रिपीट कर लेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पर पॉज कर एक बार खुद से सवाल करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम आंसर तक पहुंचेंगे। सबसे पहला सवाल है चिल्ड्रन ऑफ 4। तो 4 है हमारी ये वाली नोड, इसका लेफ्ट चाइल्ड है 7, इसका राइट चाइल्ड है 8। तो इसका आंसर आएगा 7 एंड 8। नंबर ऑफ लीव्स हमारे सब ट्री में कितने हैं? 7 हमारा लीफ नोड है, 8 हमारा लीफ नोड है, 5 हमारा लीफ नोड है और 9 हमारा लीफ नोड है। तो टोटल नंबर ऑफ लीव्स हमारे आ गए 4। इसके बाद पेरेंट ऑफ 6 की बात करें, 6 का पेरेंट है 3 यानी उसका ऊपर वाला नोड। तो 6 का पेरेंट है 3। लेवल ऑफ 2, ये है फर्स्ट लेवल, ये है सेकंड लेवल। तो 2 सेकंड लेवल पर आता है, इसलिए लेवल ऑफ 2 इज सेकंड यानी 2। अब सब ट्रीज ऑफ 1 एंड 2, 1 का क्या लेफ्ट सब ट्री होगा? 1 के लेफ्ट सब ट्री में ये सारी नोड्स आ जाएंगी, यानी 2, 4, 5, 7, 8। राइट सब ट्री में कौन कौन सी नोड्स आएंगी 1 के? हमारे पास आएगा 3, 6 और 9। तो 1 के लेफ्ट सब ट्री में ये नोड्स आ गई हैं और राइट सब ट्री में ये नोड्स आ गई हैं। अब एनालाइज करें अगर 2 का लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, तो 2 का लेफ्ट सब ट्री ये होगा और 2 का राइट सब ट्री ये होगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो है एंसेस्टर्स ऑफ 8। 8 है हमारी ये वाली नोड। अब 8 का जो पेरेंट है दैट इज 4। तो एंसेस्टर्स की लिस्ट में सबसे पहले 4 आ गया। 4 का पेरेंट कौन है? 2, तो 2 भी आ गया। 2 का पेरेंट कौन है? 1, तो 1 भी आ गया। अब रूट नोड का तो कोई पेरेंट ही नहीं होता, इसीलिए 8 के जो एंसेस्टर्स हैं उसमें हमारे पास आ गया 4, 2 एंड 1। तो इस तरीके से ये सारे के सारे सवालों से हमने सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को हमें दिमाग में रखना है। अब बात करेंगे हम बिल्ड ट्री की, यानी अपने ट्री को हम बिल्ड कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक सीक्वेंस गिवन है, इस सीक्वेंस को हम कहते हैं प्री ऑर्डर सीक्वेंस। प्री ऑर्डर सीक्वेंस एक्चुअली निकलता कैसे, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में सीख रहे होंगे। और यहाँ पर हम इस प्री ऑर्डर सीक्वेंस से एक ट्री को कैसे बनाना है वो सीखेंगे। इस सीक्वेंस के अंदर हमें सारा का सारा अपने नोड्स का डेटा गिवन है और यहाँ पर -1 का मतलब है कि ये वाली नोड हमारी नल है। प्री ऑर्डर सीक्वेंस से ट्री को बनाने का सिंपल तरीका ये होता है कि पहले आपके पास आपकी नोड का डेटा गिवन है, उसके बाद उसके लेफ्ट सब ट्री का डेटा गिवन है, उसके बाद उसके राइट सब ट्री का डेटा गिवन है। यही पूरा का पूरा प्रोसेस हमें रिकर्सिवली करना है। हम क्या करेंगे, एक एक करके नोड्स पर जाएंगे। सबसे पहले जाएंगे 1 पर गए तो यहाँ पर हमने एक नोड बना ली जिसमें ऐड कर दिया 1 को। अब 1 को बनाने के बाद हमें बनाना है 1 के लेफ्ट सब ट्री को, तो यहाँ पर आ गए। तो 1 के बाद जाएंगे 2 पर, 2 को हमने लगा दिया यहाँ पर। अब 2 के लेफ्ट सब ट्री को बनाना है तो जाएंगे 4 पर, 4 को हमने लगा दिया यहाँ पर। अब 4 के लेफ्ट सब ट्री को बनाना है। अब यहाँ पर आ गया -1, यानी अब 4 के लेफ्ट सब ट्री में क्या आएगा, एक नल। तो नल के लिए n लिख दिया।
उसके बाद 4 के राइट सब ट्री को बनाना है, क्योंकि नल का तो कोई लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री बनेगा नहीं। 4 के राइट सब ट्री को बनाने के लिए हम एक आगे जाएंगे, वहां पर भी -1, तो यहाँ पर भी हम नल लगा देंगे। अब एक लेवल ऊपर जाएंगे, यानी 4 से 2 पर आ जाएंगे। 2 का राइट सब ट्री बनाने निकले तो हम आ गए 5 पर। यहाँ पर एक और नोड लगाना है जिसमें 5 को स्टोर करा दिया। अब 5 का लेफ्ट सब ट्री बनाना है। 5 के लेफ्ट सब ट्री के लिए हम जाएंगे -1 पर, तो यहाँ पर नल आ गया। राइट सब ट्री के लिए एक आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी -1 यानी नल। अब ऊपर ऊपर जाएंगे तो 1 पर पहुंच जाएंगे, रूट नोड पर। अब रूट नोड का राइट सब ट्री बनाना है, तो यहाँ पर एक आगे आए तो आ गए 3 पर। 3 को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब 3 का लेफ्ट सब ट्री बनाना है, उसके लिए एक आगे आए तो -1 आया, यानी यहाँ पर आएगा नल। उसके बाद 3 का राइट सब ट्री बनाना है, तो उसके लिए हम एक आगे आए, यहाँ पर है वैल्यू 6, तो 6 को यहाँ पर ऐड कर दिया। अब 6 का लेफ्ट सब ट्री बनाना है। 6 के लेफ्ट सब ट्री के लिए एक इंडेक्स आगे गए, -1 यानी नल। अब राइट सब ट्री बनाना है, तो यहाँ पर भी एक इंडेक्स आगे गए, यानी नल पर आ गए। तो इंडेक्स सारे के सारे एक एक करके आगे आगे बढ़ते रहना है। पहले नोड बनानी है, फिर उसका लेफ्ट सब ट्री बनाना है, फिर उसका राइट सब ट्री बनाना है। ये पूरा प्रोसेस रहेगा बिल्ड करने का ट्री को। अब इससे हमारा पूरा का पूरा ट्री बिल्ड हो गया है, जिसमें पहले हमारी नोड 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है, फिर है हमारा 5, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6। और जो बाकी के नल वाले नोड्स हैं उनको हम यूजुअली ट्री में नहीं दिखाते। अब बिल्ड ट्री के कोड के लिए हमने ऑलरेडी अपने जो प्री ऑर्डर सीक्वेंस है उसको नोड्स नाम के इस एरे में स्टोर कर लिया है। हमें सबसे पहले बनानी है अपनी एक नोड क्लास, तो स्टैटिक क्लास नोड, इसके अंदर हम स्टोर कर रहे होंगे अपना डेटा, एक लेफ्ट चाइल्ड का नोड और एक राइट चाइल्ड का नोड। साथ में कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जिसके अंदर हमारा डेटा आ रहा होगा, दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा, दिस डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल, दिस डॉट राइट इज इक्वल टू नल। इस तरीके से हमारा नोड की हमने पूरी क्लास बना ली है। अब नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं अपनी बाइनरी ट्री की क्लास, तो एक और स्टैटिक क्लास बाइनरी ट्री, इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक नोड बिल्ड ट्री। बिल्ड ट्री के अंदर हम अपनी नोड्स ले लेंगे सारी की सारी एरे की फॉर्म में, और यहाँ एक नोड रिटर्न होगा। नोड मतलब हमारे ट्री का रूट हम यहाँ से रिटर्न करेंगे। अब हमें काम क्या करना है, एक एक करके इंडेक्स बढ़ा बढ़ा कर अपने सारे के सारे जो हमारे सीक्वेंस में नंबर गिवन है उन पर जाना है और उनसे नंबर निकाल निकाल कर डेटा की हेल्प से नोड्स बनानी है। तो सबसे पहले एक इंडेक्स वेरिएबल ले लेते हैं, स्टैटिक इंट इंडेक्स इज इक्वल टू -1। इसको स्टैटिक इसलिए लिया है क्योंकि हर रिकर्जन में हम क्या चाहते हैं, हमारा इंडेक्स हर बार अपडेट हो। पहले अगर 1 पर थे तो अब 2 पर जाएं, उसके बाद 3 पर जाएं, उसके बाद 4 पर जाएं, तो हर लेवल में हर एक नोड में हमारा इंडेक्स अपडेट होना चाहिए। तो फंक्शन के अंदर घुसते ही अपने इंडेक्स को प्लस प्लस करके अपडेट कर लेंगे। शुरुआत में -1 होगा, पर पहली बार जाते ही पहली कॉल में ही 0 हो जाएगा, यानी फर्स्ट हम अपने एलिमेंट को हम क्रिएट कर रहे होंगे। सबसे पहले चेक कर लेंगे कि नोड्स ऑफ इंडेक्स -1 तो नहीं है। अगर -1 है तो सिंपली रिटर्न कर दो नल। नल क्यों रिटर्न किया, नल इसलिए रिटर्न किया क्योंकि नल नोड तो हम बना लेंगे, अब उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड तो हमें बनाने की जरूरत है ही नहीं, तो सीधा नल ही रिटर्न कर दो। अगर -1 नहीं है तो उस केस में हमें नया नोड बनाने की जरूरत है। तो न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड ऑफ नोड्स एट इंडेक्स। तो जो भी इंडेक्स पर नोड का डेटा स्टोर होगा उससे हम अपनी नई नोड बना लेंगे। फिर हमारा प्रोसेस किस तरीके का था, पहले हमें नोड बनानी थी, फिर लेफ्ट सब ट्री बनाना था उस नोड का, फिर उस नोड का राइट सब ट्री बनाना था। तो कैसे करेंगे इसको, न्यू नोड का जो लेफ्ट सब ट्री है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू बिल्ड ट्री को दोबारा से कॉल कर देंगे नोड्स के लिए। हम एज्यूम करेंगे बिल्ड ट्री हमारा रिकर्सिव फंक्शन है तो काम तो हमें करके दे ही देगा, तो बिल्ड ट्री हमें अपने आप हमारा लेफ्ट सब ट्री बना के दे देगा, उसको हम बस जोड़ देंगे। ये इक्वल टू जो है वो जोड़ने का काम कर रहा है। अब राइट सब ट्री के लिए सेम चीज करेंगे, डॉट राइट इज इक्वल टू बिल्ड ट्री नोड्स, तो यहाँ पर हमारा राइट सब ट्री क्रिएट होगा एंड फाइनली हम रिटर्न कर देंगे न्यू नोड को।
तो नई नोड हमने बनाई, उसमें लेफ्ट सब ट्री को क्रिएट किया, राइट सब ट्री को क्रिएट किया और फाइनली न्यू नोड को हमने अपने फंक्शन से रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा ट्री जो है वो बिल्ड होने वाला है मेन फंक्शन के अंदर। चलिए कुछ करते हैं। सबसे पहली चीज जो करनी होगी वो बनाना होगा अपने बाइनरी ट्री को। ट्री इज इक्वल टू न्यू बाइनरी ट्री। अब हम ट्री के लिए बिल्ड ट्री को कॉल करेंगे, जिसमें पास कर देंगे अपने नोड्स का डेटा और यहां से हमारे पास रिटर्न होकर आएगी हमारे ट्री की रूट। वेरीफाई करने के लिए अपने ट्री की रूट को प्रिंट करवा लेते हैं, तो रूट का डेटा। अब हमें क्या पता है, ये प्री ऑर्डर सीक्वेंस जब हम भेजने वाले हैं तो कौन सा ट्री बनने वाला है इसका डायग्राम हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। उसके रूट में हमें पता है कौन सा डेटा स्टोर होने वाला है 1, और उसको करेंगे कैसे, इस पूरे के पूरे रिकर्सिव फंक्शन की फॉर्म में। तो इसको सेव कर लेते हैं, रन करते हैं। आउटपुट में हमारे पास 1 आना चाहिए क्योंकि रूट हमारे ट्री की 1 थी। आउटपुट में आया हमारे पास 1। तो इस तरीके से हम कोड लिखते हैं अपने ट्री को बिल्ड करने का, अगर हमें प्री ऑर्डर सीक्वेंस दिया हो। और इस पूरे के पूरे कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n होने वाली है। अब हम सीखने वाले हैं कि ट्री के अंदर हम ट्रेवर्स कैसे करते हैं। ट्री के अंदर फेमस जो रिकर्जन की फॉर्म में ट्रेवर्स करने के तरीके होते हैं वो 3 होते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। और आइटरेटिवली ट्रेवर्स करने का एक तरीका होता है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। सबसे पहले बात करेंगे हम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल की। इससे हमें ये भी क्लियर होगा कि पिछली वीडियो में जब हमने प्री ऑर्डर सीक्वेंस की बात करी थी तो वो सीक्वेंस आया कैसे था। ट्री ट्रेवर्सल में सबसे पहला तरीका होता है हमारा प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर के 3 रूल्स होते हैं। पहला रूल कहता है सबसे पहले रूट को प्रिंट कर दो। दूसरा रूल कहता है फिर रूट के लेफ्ट सब ट्री को प्रिंट कर दो। तीसरा रूल कहता है फिर रूट के राइट सब ट्री को प्रिंट कर दो। अगर इसको एग्जाम्पल लेके समझे तो सबसे पहले हमें अपनी रूट को प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट कर देंगे 1 को। उसके बाद रूट के पूरे लेफ्ट सब ट्री को हमें प्रिंट करना है। रूट के लेफ्ट सब ट्री में जब हम आएंगे तो सबसे पहले हम आएंगे अपने 2 पर। 2 पर भी सेम चीज हम कर रहे होंगे, पहले रूट को प्रिंट करो फिर लेफ्ट सब ट्री को। तो यहाँ पर रूट है हमारा 2, तो 2 को हमने प्रिंट कर दिया। फिर 2 के लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे। 2 के लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे तो यहाँ पर भी सबसे पहले 4 को हम प्रिंट करेंगे, फिर 4 के लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे। 4 का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। फिर 4 के राइट सब ट्री में जाएंगे तो कोई राइट चाइल्ड भी नहीं है। फिर वापस 2 पर आ जाएंगे। उसके बाद हमने 2 को प्रिंट कर दिया है, लेफ्ट सब ट्री को प्रिंट कर दिया है। अब बारी है राइट सब ट्री की। तो 2 के राइट सब ट्री में है 5, तो अब यहां से हम प्रिंट कर देंगे 5 को। अब 5 के लेफ्ट चाइल्ड की बात करें तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, नल है। 5 का राइट चाइल्ड भी नल है। तो 5 से वापस जाएंगे 2 पर, 2 से वापस जाएंगे 1 पर। अब वापस से हम 1 पर आ गए हैं। हमने 1 को प्रिंट कर दिया है, 1 के पूरे लेफ्ट सब ट्री को भी प्रिंट कर दिया है। अब प्रिंट करेंगे 1 के पूरे राइट सब ट्री को। 1 से हम जा रहे होंगे 3 की तरफ, 1 से 3 पर आएंगे। अब 3 को प्रिंट कर देंगे, फिर प्रिंट कर देंगे 3 के लेफ्ट सब ट्री को, पर वो एग्जिस्ट नहीं करता। फिर प्रिंट कर देंगे 3 के राइट सब ट्री को यानी 6 को। 6 के बाद प्रिंट करेंगे 6 के लेफ्ट सब ट्री को जो कि नल है, फिर 6 के राइट सब ट्री को, वो भी नल है। अब 6 से वापस 3 पर आ जाएंगे, सब कुछ प्रिंट हो चुका है। 3 से वापस 1 पर आ जाएंगे, सब कुछ प्रिंट हो चुका है। तो हमारे प्री ऑर्डर सीक्वेंस का जो आउटपुट आता है दैट इज इक्वल टू 1 2 4 5 3 6। यहाँ पर हमने 3 सिंपल रूल्स को फॉलो किया। पहले रूट को प्रिंट करना है, यानी जिस भी नोड पर है उस नोड को रूट मानकर उसको प्रिंट करना है। फिर पूरे के पूरे अपने लेफ्ट सब ट्री को प्रिंट करना है। फिर पूरे के पूरे अपने राइट सब ट्री को प्रिंट करना है। इस तरीके से रिकर्सिवली पूरा ट्री प्रिंट हो जाएगा। अब इस टेक्निक को प्री ऑर्डर क्यों कहा जाता है? प्री ऑर्डर इसलिए कहा जाता है, प्री यानी पहले, तो रूट सबसे पहले प्रिंट हो जाती है, इसीलिए इसे प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल हम कहते हैं। अब अपने सेम ट्री के लिए अगर हम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखें तो उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्री ऑर्डर। इसके अंदर पास कर रहे होंगे अपना रूट नोड। तो प्री ऑर्डर के 3 रूल्स होते हैं। पहला रूल होता है कि रूट को प्रिंट कर लो, तो प्रिंट करने वाले हैं हम रूट के डेटा को, एक स्पेस दे देते हैं बाद में। दूसरा रूल कहता है कि अब रूट के लेफ्ट सब ट्री को प्रिंट कर दो। लेफ्ट सब ट्री कौन प्रिंट करेगा? प्री ऑर्डर वाला रिकर्सिव फंक्शन ही। तो प्री ऑर्डर वाला जो फंक्शन है उसमें पास कर देंगे रूट का लेफ्ट। उसके बाद क्या करना है? रूट के पूरे राइट सब ट्री को प्रिंट करना है। तो प्री ऑर्डर में प्रिंट कर देंगे रूट का राइट। और यहाँ पर बेस केस ये होगा कि अगर हमारा जो रूट है वो कभी भी नल हो जाता है,
मतलब या तो हम लीफ के चाइल्ड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हमारा जो ट्री है वही पूरा का पूरा खाली है। उस केस में कुछ प्रिंट नहीं करना, वहां से सिंपली कर जाना है रिटर्न। अब इसको सेव कर देते हैं और जो हमने ट्री बिल्ड किया था उसके लिए अब क्या करेंगे, उसके लिए उसका प्री ऑर्डर प्रिंट करेंगे। प्री ऑर्डर ट्री डॉट, जिसके अंदर पास कर देंगे अपने रूट को। तो इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। हमारा जो सीक्वेंस है वो आया है 1 2 4 5 3 6 और यही सीक्वेंस हमने निकाला था प्री ऑर्डर के लिए। अब इस सीक्वेंस को अगर हम अपने पहले वाले प्री ऑर्डर सीक्वेंस से कंपेयर करें तो इसमें भी 1 2 4 था, फिर 5 था, फिर 3 था, फिर 6 था। अब यहाँ पर ये -1 यानी नल की जगह -1 कैसे आया? अगर हम रूट इज इक्वल टू नल वाली कंडीशन में रिटर्न करने से पहले -1 यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दें सिर्फ के अंदर, तो हमारे पास सिंपली ये पूरा का पूरा एरे जो है वो पूरा प्रिंट हो जाएगा। ये वाला स्पेसिफिक पार्ट आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है, एक बार करना जरूर ये है कि इफ कंडीशन के अंदर -1 को प्रिंट करना है जब भी रूट नल हो जाए, फिर उसको ये नोड्स वाला जो प्री ऑर्डर सीक्वेंस था इसके साथ कंपेयर करना है। दोनों बिल्कुल सेम आएंगे सेम ट्री के लिए। इस कोड की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने क्या किया है, सिंपली सारा जो रूट नोड थी उसकी हेल्प से पूरे के पूरे ट्री पर हमने ट्रिवर्स किया है। हर नोड पर एक बार हम गए हैं, इसीलिए सारी की सारी नोड्स पर हम एक बार गए हैं। अगर हमारे पास n नोड्स है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए बिग ऑफ n। तो हमारा जो प्री ऑर्डर होता है वो लीनियर टाइम का होता है, यानी बिग ऑफ n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। नेक्स्ट जिस ट्रिवर्सल की बात करेंगे इसका नाम है इन ऑर्डर ट्रिवर्सल। यहाँ पर इन का मतलब होता है इन बिटवीन। इसको इन ऑर्डर ट्रिवर्सल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्री ऑर्डर में रूट पहले आ रही थी, इन ऑर्डर में रूट बीच में आती है, यानी इन बिटवीन आती है। इसके भी 3 रूल्स हैं। इसके 3 रूल्स कहते हैं कि पहले लेफ्ट सब ट्री को प्रिंट करवा लो, फिर रूट को प्रिंट करवा लो, फिर राइट सब ट्री को प्रिंट करवा लो। तो यहाँ पर क्या रूल में चेंज आया, पहले रूट होती थी, फिर लेफ्ट होता था, फिर राइट होता था। यहाँ पर रूट बीच में आ गई है, मतलब इन बिटवीन आ गई है। तो पहले लेफ्ट तो हमारा ऊपर ही रहेगा हमेशा राइट से, पर रूट इन बिटवीन आ गई है, फिर हमारा राइट सब ट्री आ गया है। इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में सॉल्व अगर करें तो अपने ट्री में हम रूट पर अगर हैं, मतलब 1 पर हैं, तो पहले 1 को प्रिंट नहीं करवाना, पहले 1 के पूरे लेफ्ट सब ट्री को प्रिंट करवाना है। तो 1 के लेफ्ट सब ट्री में 2 4 5 आ जाते हैं, तो आ गए हम 2 पर। 2 को भी अभी प्रिंट नहीं करवाना, पहले 2 के पूरे लेफ्ट सब ट्री को प्रिंट करवाना है। तो 2 के लेफ्ट सब ट्री में आ जाता है 4, तो आ गए हम 4 पर। 4 को भी प्रिंट नहीं करवाना, 4 के लेफ्ट सब ट्री को प्रिंट करवाना है। अब 4 के लेफ्ट सब ट्री में तो कुछ भी नहीं है, नल है, तो अब हम 4 को प्रिंट करवा सकते हैं। तो आउटपुट में सबसे पहले आएगा हमारा 4। उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे 4 के राइट सब ट्री को। तो 4 के राइट सब ट्री में नल है, कुछ भी नहीं प्रिंट करवा सकते। फिर वापस जाएंगे 2 पर। अब 2 का लेफ्ट सब ट्री तो पूरा प्रिंट हो गया जिसमें सिर्फ 4 था, अब प्रिंट करवा सकते हैं 2 को। अब करवाएंगे प्रिंट 2 के राइट सब ट्री को। तो सबसे पहले आएंगे हम 5 पर। अब 5 के लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे तो लेफ्ट चाइल्ड नल है, तो प्रिंट करवा देंगे हम 5 को। 5 के राइट में जाएंगे तो राइट चाइल्ड भी नल है, तो वापस से 2 पर आ जाएंगे। अब 2 से वापस से 1 पर आ जाएंगे। तो अब 1 का पूरा लेफ्ट सब ट्री है वो प्रिंट हो गया है, तो अब 1 को भी प्रिंट करवा सकते हैं। अब आएंगे 1 के राइट सब ट्री की तरफ, तो आ गए 3 पर। 3 को प्रिंट करवाने से पहले उसके पूरे लेफ्ट सब ट्री को प्रिंट करवाना पड़ेगा। लेफ्ट सब ट्री तो जी खाली है, तो अब 3 को हम प्रिंट करवा सकते हैं। अब प्रिंट करवाएंगे 6 को, यानी 3 के राइट सब ट्री को। 6 को प्रिंट करवाने से पहले लेफ्ट सब ट्री को प्रिंट करवाएंगे, वो है नल, तो 6 को प्रिंट करवा दो। फिर राइट सब ट्री को, वो भी नल, तो 6 से वापस 3 पर चले गए, 3 से वापस 1 पर चले गए। इस तरीके से 4 2 5 1 3 6 ये जो सीक्वेंस हमारा आया है इसको हम इन ऑर्डर सीक्वेंस कहते हैं ट्री का। और इस इन ऑर्डर सीक्वेंस में भी हमें सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी क्योंकि हर नोड पर एक बार गए हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ n की। अब अपने ट्री के लिए अगर हम इन ऑर्डर ट्रिवर्सल लिखना चाहें तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड इन ऑर्डर नोड रूट। यहाँ पर भी सेम रूल्स को हमें फॉलो करना है। सबसे पहला रूल कहता था कि लेफ्ट सब ट्री को पहले प्रिंट करवा लो, तो इन ऑर्डर में ही कॉल लगा देंगे रूट के लेफ्ट के लिए। उसके बाद प्रिंट करवा लेना है रूट के डेटा को। उसके बाद कॉल लगाएंगे रूट के राइट सब ट्री के लिए, तो रूट डॉट राइट। ये तीनों रूल्स को हमने लिख लिया है कोड में। अब ऊपर बेस केस हम लिख लेते हैं। बेस केस क्या कहता है कि अगर रूट हमारा नल के इक्वल है,
तो उस केस में यहाँ पर हमें कुछ नहीं प्रिंट करवाना, सिंपली कर जाना है रिटर्न। ये हमारा इन ऑर्डर ट्रावर्सल का 5 लाइनों का सिंपल सा कोड तैयार है। अब यहाँ पर फंक्शन, मेन फंक्शन के अंदर हम प्री ऑर्डर की जगह कॉल करेंगे इन ऑर्डर को। इसको सेव करके रन करते हैं और आउटपुट हमारा वही आएगा जो हमने एनालाइज किया था, यानी आउटपुट में आएगा 425136। नेक्स्ट जिस ट्रावर्सल की बात करेंगे इसको हम कहते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। प्री होता था पहले, इन होता था इन बिटवीन, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, इंग्लिश में इसका मतलब होता है कि बाद में, पोस्ट समथिंग। तो यहाँ पर हमारी जो रूट है वो सबसे बाद में आ जाती है, तो वही 3 रूल सेम रहेंगे। पहले लेफ्ट सब ट्री को प्रिंट करवा दो, ये है पहला रूल। दूसरा रूल है राइट सब ट्री को प्रिंट करवा दो। अब यहाँ पर जो रूट है उसको हमें आखिर में प्रिंट करवाना है, ये है तीसरा रूल। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी रूट पर हैं 1 पर अभी रूट को प्रिंट नहीं करवाना, पहले रूट के लेफ्ट सब ट्री को प्रिंट करवाएंगे, फिर उसके राइट सब ट्री को प्रिंट करवाएंगे, फिर रूट को प्रिंट करवाएंगे। तो 1 से आए लेफ्ट सब ट्री में 2 की तरफ, 2 को भी अभी प्रिंट नहीं करवाना, फिर आएंगे 4 की तरफ। अब 4 का जो लेफ्ट सब ट्री है वो तो खाली है, राइट सब ट्री भी खाली है, तो आप 4 को प्रिंट करवा सकते हैं। 4 से वापस जाएंगे 2 पर, अभी भी 2 को प्रिंट नहीं करवाना, पहले 2 के राइट सब ट्री को प्रिंट करवाना है। लेफ्ट सब ट्री तो प्रिंट हो गया था, अब राइट सब ट्री को प्रिंट करवाएंगे, तो आ गए 5 पर। 5 को यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं क्योंकि उसका लेफ्ट चाइल्ड भी नल है, राइट चाइल्ड भी नल है। अब 5 से हम वापस जाने वाले हैं अपने 2 की तरफ। लेफ्ट सब ट्री भी डन है, राइट सब ट्री भी डन है, अब हम 2 को प्रिंट करवा सकते हैं, तो 2 को आउटपुट में प्रिंट करवा देंगे। अब 2 से वापस जाएंगे हम 1 की तरफ। 1 का लेफ्ट सब ट्री कवर हो गया है, पर 1 का राइट सब ट्री बाकी है, तो 1 के राइट सब ट्री में 3 पर जाएंगे। 3 को प्रिंट करवाने से पहले उसके लेफ्ट और राइट सब ट्री को प्रिंट करवाना पड़ेगा। 3 के लेफ्ट सब ट्री में कुछ भी नहीं है, नल वैल्यूज है। 3 के राइट सब ट्री में क्या है, 6 है। 6 को प्रिंट करवाने से पहले उसका लेफ्ट और राइट एनालाइज करते हैं, लेफ्ट चाइल्ड नल, राइट चाइल्ड नल, यानी 6 को प्रिंट करवा सकते हैं। 6 को हमने प्रिंट करवा लिया। 6 को जैसे ही प्रिंट करवा कर वापस 3 पर गए, 3 का लेफ्ट सब ट्री भी डन है, 3 का राइट सब ट्री भी डन है, अब हम 3 को प्रिंट कर सकते हैं, तो 3 को यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया। अब 1 का पूरा राइट सब ट्री डन हो गया, लेफ्ट सब ट्री तो ऑलरेडी डन था, अब हम 1 को वापस प्रिंट करवा सकते हैं। तो लास्ट में हमने अपनी रूट नोड यानी अपनी 1 को प्रिंट करवा दिया। ये जो हमारा 4 5 2 6 3 1 का सीक्वेंस आया है, इसको हम पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस कहते हैं। पोस्ट ऑर्डर इसलिए क्योंकि रूट हमारी लास्ट में एनालाइज होती है, और इसकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारी बिग ऑफ n होगी, क्योंकि लीनियर टाइम लगेगा एक नोड पर, हम एक बार गए हैं। अब अपने ट्री के लिए पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल का फंक्शन लिखें तो वो होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड पोस्ट ऑर्डर नोड रूट। उन्हीं 3 रूल्स को हमें कोड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला रूल कहता था कि नोड का, रूट नोड का हम लेफ्ट सब ट्री पूरा प्रिंट करवा दें, तो उसके लिए क्या करेंगे, पोस्ट ऑर्डर को ही कॉल लगाएंगे रूट के लेफ्ट के साथ। यहाँ पर हम रिकर्जन की उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं जो हमने इंट्यूटिवली क्या सोचा था कि रिकर्सिव फंक्शन सब कुछ हमें करके दे देता है, ये मान लेना है। तो मान लेना पोस्ट ऑर्डर हमें रूट के लेफ्ट का पूरा सब ट्री जो है प्रिंट करके दे देगा। अब सेकेंड रूल कहता था फिर रूट के राइट सब ट्री को आप पूरा प्रिंट करवा लो, तो पोस्ट ऑर्डर के लिए कॉल लगाएंगे रूट के राइट को। अब हमें प्रिंट करवाना है एक्चुअली रूट के डेटा को, यहां पर आउटपुट स्टेटमेंट लिखेंगे रूट का डेटा, और यहां पर बेस केस क्या होने वाला है, अगर हमारा जो रूट नोड है वो नल के इक्वल हो गया, यानी हम लीफ पर पहुंच गए या हमारा ट्री ही खाली है, उस केस में सिंपली कुछ प्रिंट ही नहीं करा सकते, उस केस में तो हमें करना पड़ेगा रिटर्न। इसको कर लेते हैं सेव, तो ये हो गया हमारा पोस्ट ऑर्डर का फंक्शन। यहाँ पर पोस्ट ऑर्डर कॉल करते हैं ट्री का, और इसको सेव करके रन करने के बाद आउटपुट हमारा आएगा वही जो हमने एनालाइज किया था, यानी 4 5 2 6 3 1। इस तरीके से हम पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल को यूज करते हैं बाइनरी ट्रीज के अंदर। नेक्स्ट जिस ट्रावर्सल की हम बात करने वाले हैं इसको हम कहते हैं लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में हमें डेटा को लेवल वाइज प्रिंट करवाना होता है। जैसे हमारी इस बाइनरी ट्री में लेवल 1 पर है 1, उसके बाद लेवल 2 पर है हमारे पास 2 और 3, और लेवल 3 पर है हमारे पास 4 5 और 6। तो हमारा डेटा इसी फॉर्म में प्रिंट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, जहाँ पर 1 के बाद हमारे पास नेक्स्ट लाइन आ जाए, 2 3 के बाद भी एक नेक्स्ट लाइन आ जाए, और इस तरीके से हम देख पाएंगे कि पहले लेवल का डेटा पहले प्रिंट हो रहा है, उसके बाद दूसरे लेवल का डेटा, उसके बाद तीसरे लेवल का डेटा। अब इस पूरे के पूरे लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल को करने के लिए हम एक और डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं।
उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम। अब क्यू में हम एक एक करके अपने नोड्स को डाल रहे होंगे, पर उन नोड्स को डालने की एक स्पेसिफिक टेक्निक होगी। वो क्या टेक्निक होगी? हम क्या चाहते हैं कि पहले जैसे हम रिकर्सिवली क्या कर रहे थे, पहले 1 पर जा रहे थे, फिर 2 पर जा रहे थे, फिर 4 पर जा रहे थे। तो इसको मतलब हम एक साथ गहराई में चले जा रहे थे। इसको कोडिंग में कहते हैं DFS, यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च। हम डेप्थ में चले जा रहे हैं। पर हमें अभी क्या करना है, पहले हम अगर 1 पर जा रहे हैं, फिर हम 2 पर जाएं, और 4 पर जाने से पहले हम 3 पर जाएं। तो ये हम यहाँ पर BFS करने की कोशिश करेंगे, यानी ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। तो जब भी हम प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर की बात कर रहे थे तो हम DFS करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम लेवल ऑर्डर की बात करें तो हम BFS करने की कोशिश कर रहे हैं। ये DFS और BFS ऐसी टर्म्स हैं जो हम ग्राफ जब पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। ट्रीज के अंदर इतना ज़्यादा इनको यूज़ नहीं करते, पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम पहले से ही थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। अब हम डेप्थ फर्स्ट की जगह ब्रेड्थ फर्स्ट करें, उसके लिए हम एक क्यू का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि क्यू में फीफो प्रॉपर्टी होती है। फीफो की वजह से, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की वजह से BFS पॉसिबल हो पाता है। तो यूजुअली जब भी हम BFS करना चाह रहे होते हैं, हम फीफो प्रॉपर्टी के लिए क्यू का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर लेवल ऑर्डर को हम इटरेटिवली सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने जो कोड लिखे हैं वो रिकर्जन के कोड्स थे, यहाँ पर हम आइटरेशन का लूप लगाकर सॉल्व करेंगे। हमारा प्रोसेस क्या रहेगा सॉल्व करने का? पहले हम अपनी नोड को, रूट नोड को अपनी क्यू के अंदर डाल देंगे। तो 1 को हमने अपनी क्यू के अंदर डाल दिया। फिर क्या करेंगे? 1 को क्यू से बाहर निकालेंगे। जैसे ही जिस भी नोड को क्यू से बाहर निकालेंगे वैसे ही उसको प्रिंट करवा देंगे, और वैसे ही उसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को हम क्यू के अंदर डाल देंगे। यानी 1 को बाहर निकालकर हमने प्रिंट करवा दिया, तो उसके लेफ्ट चाइल्ड को 2 के हमने क्यू के अंदर डाल दिया, और 3 को हमने क्यू के अंदर डाल दिया। अब नेक्स्ट क्यू से बाहर निकलेगा 2 को बाहर निकाल कर प्रिंट करवा देंगे, और 2 के लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को हम क्यू के अंदर डाल देंगे। उसके बाद हम बाहर निकालेंगे 3 को, तो 3 को प्रिंट करवाया। 3 का लेफ्ट चाइल्ड खाली है तो कुछ भी नहीं ऐड करना। 3 के राइट चाइल्ड को हम क्यू में ऐड करवा देंगे। उसके बाद निकालेंगे 4 को, 4 का ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड, तो कुछ ऐड ही नहीं करना। उसके बाद निकालेंगे 5 को, 5 का भी लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड नहीं है। उसके बाद निकालेंगे 6 को, 6 का भी लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड नहीं है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, यानी पहले ये लाइन 1, फिर 2 3, फिर 4 5 6, हमारा आउटपुट लेवल ऑर्डर का आ गया है। पर इसमें एक छोटी सी चीज मिसिंग है। एक चीज क्या मिसिंग है? हर लेवल के बाद हमें नेक्स्ट लाइन चाहिए थी। हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए था? 1 नेक्स्ट लाइन, फिर 2 3 नेक्स्ट लाइन, फिर 4 5 6 फिर नेक्स्ट लाइन। पर हमें ये आउटपुट नहीं मिला, हमें ये आउटपुट मिला। तो नेक्स्ट लाइन को क्यू में हम नल पॉइंटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन को हमें दिखाना है कि यहाँ पर नेक्स्ट लाइन आ जाए। उसके लिए क्या दिखाएंगे? क्यू के अंदर क्या डाल देंगे? नल डाल देंगे। जैसे शुरुआत में हमने 1 को डाला था, उसके साथ में एक नल डाल देते हैं। ये नल दिखाएगा कि 1 हमारी रूट नोड है, और रूट नोड यानी लेवल 1 पर सिर्फ एक ही नोड होता है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन आनी चाहिए, इसलिए हमने दोनों को पहले ही डाल दिया। अब जैसे ही 1 को बाहर निकालेंगे, उसको प्रिंट कर दिया, फिर 1 के लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड को अंदर डालेंगे, यानी 2 और 3 को क्यू में ऐड कर दिया। अब बाहर निकलेगा नल। नल जैसे ही बाहर निकला वहां पर नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर दो। नल बाहर निकलेगा तो नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर दो, और नल को वापस से अंदर डाल दो। वापस से अंदर क्यों डाल रहे हैं? ताकि अगले लेवल में भी नल बाहर निकले नेक्स्ट लाइन के लिए। फिर अगले लेवल में जैसे ही बाहर निकलेगा दोबारा से डाल देंगे, ताकि उससे अगले लेवल में निकले नेक्स्ट लाइन के लिए। तो वापस से नल को अंदर डाल दिया। अब निकला 2 प्रिंट होगा अब नेक्स्ट लाइन के अंदर। उसके बाद 2 का लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड क्यू के अंदर स्टोर कर देंगे, 4 और 5। अब क्यू से निकलेगा 3, तो 3 को यहीं प्रिंट कर देंगे, और 3 का लेफ्ट चाइल्ड जो है वो तो नल है, राइट चाइल्ड को क्यू के अंदर डाल देंगे, यानी 6 को अंदर डाल दिया। अब निकलेगा नल। जैसे ही नल बाहर निकला नेक्स्ट लाइन प्रिंट करो, नल को वापस क्यू के अंदर डाल दो। अब निकलेगा हमारा 4 क्यू से, तो 4 को आउटपुट में ले आए, फिर निकलेगा 5 को आउटपुट में ले आए, फिर निकलेगा 6 को आउटपुट में ले आए। अब निकलेगा दोबारा से नल, तो दोबारा से नेक्स्ट लाइन आ जाएगी यहाँ पर अब हमने देखा कि इस नल के निकलने के बाद क्यू तो खाली हो गई, तो इसको वापस डालने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि वापस से अब नल को डालेंगे, नल को निकालेंगे, वो करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही नल निकले और क्यू खाली हो जाए वहां पर रुक जाना है। मतलब हमारा पूरा का पूरा जो लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल है वो हमने कंप्लीट कर दिया, और सारे अपने नोट्स को हमने प्रिंट कर लिया है। अब लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ n
यानी लीनियर आती है। क्यों? क्योंकि क्यू में अगर ध्यान से देखें, हर एलिमेंट, हर नोड एक बार अंदर आया है क्यू के, एक बार बाहर गया है, एक बार अंदर आया है, एक बार बाहर गया है। कोई भी एलिमेंट क्यू में दोबारा नहीं आया है। इसीलिए हर एक एलिमेंट को हमने एक बार अंदर आते टाइम प्रोसेस किया है, एक बार बाहर आते टाइम प्रोसेस किया है, 2 बार प्रोसेसिंग हुई है हर एलिमेंट की। तो 2 into n विच इज बिग ऑफ 2n और एसिम्प्टोटिक है तो फिर बिग ऑफ n टाइम लगेगा हमें लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल में। अब अपने ट्री के लिए लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल का कोड लिखते हैं। कोड में सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक। यहाँ पर रिटर्न टाइप नोड नहीं होगा, यहाँ पर रिटर्न टाइप होगा वॉइड, और लिखेंगे इसका नाम लेवल ऑर्डर। इसमें हमारे पास रूट नोड आ रही होगी। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये जो ट्री आया है ये नल तो नहीं है। तो रूट अगर हमारी नल है तो यहाँ से पे कुछ हम प्रिंट नहीं करने वाले, सिंपली रिटर्न कर देंगे क्योंकि रूट हमारी खाली है। अब लेवल ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें एक क्यू बनानी पड़ती है। तो क्यू ऑफ नोड, इसमें क्यू में हम नोड स्टोर करवाने वाले हैं अपनी ट्री की। इसको नाम देंगे क्यू और इसको डिक्लेयर करेंगे न्यू लिंक लिस्ट से। अब ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी util पैकेज को, import java.util.all। अब यहाँ पर क्यू में हमें सबसे पहला स्टेप ये करना था कि रूट को ऐड करना था और उसके बाद ऐड करना था नल को। तो ये दोनों चीजें हमें पहले से ही करके रखनी है कि रूट को ऐड करना है और नल को ऐड करना है ताकि नल दिखाए कि नेक्स्ट लाइन है। अब एक लूप लगाते हैं, जब तक हमारी क्यू जो है वो खाली नहीं हो जाती यानी इज एम्प्टी नहीं हो जाती, तब तक हम क्यू से एक एक करके एलिमेंट्स को बाहर निकालेंगे। एलिमेंट को बाहर निकाल के अपनी नोड के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो नोड करंट नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट रिमूव। करंट नोड हमारी बाहर आ गई है अपनी क्यू से। अब चेक करना है ये करंट नोड जो है वो नल तो नहीं है। अगर करंट नोड, इफ करंट नोड इज इक्वल टू नल, उस केस में क्या करना है? उस केस में हमें प्रिंट करनी है अपनी नेक्स्ट लाइन। तो जैसे ही नल बाहर निकले वैसे ही प्रिंट कर दो नेक्स्ट लाइन। अब चेक कर लो कि क्या हमारी क्यू जो है वो खाली हो गई है। नल हमारे पास निकला करंट नोड में और क्यू खाली हो गई है। इसका मतलब ये है कि क्यू से हमने सारे का सारा लेवल ऑर्डर प्रिंट करवा लिया और ये लास्ट नोड है। अब यहां से हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से ब्रेक कर सकते हैं अपने लूप से बाहर, नहीं तो वापस से इस नल को वापस अंदर डाल देते हैं क्यू के, ताकि अगले लेवल में भी नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो सके। तो क्यू में दोबारा से ऐड कर देंगे हम अपने नल को। पर अगर नल नोड बाहर नहीं निकली है, कोई और नोड बाहर निकली है, तो उस नोड के डेटा को प्रिंट करवा लेते हैं। करंट नोड डॉट डेटा, करंट नोड का डेटा हमने प्रिंट करवा लिया। अब उसके बाद सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड को चेक करेंगे, वो नल नहीं है तो उसको भी क्यू में ऐड कर देंगे। फिर राइट चाइल्ड को चेक करेंगे, वो नल नहीं है तो उसको भी क्यू में ऐड कर देंगे। तो इफ करंट नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्यू में ऐड कर देंगे करंट नोड का लेफ्ट। एंड इफ करंट नोड डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्यू में ऐड कर देंगे करंट नोड का राइट। तो इस तरीके से हमारा लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल खत्म हो गया है। एक बार रिकैप ले लेते हैं छोटा सा। क्यू हमने बनाई, क्यू के अंदर रूट को और नेक्स्ट लाइन के लिए नल को ऐड कर दिया। अब एक लूप चलाएंगे जब तक हमारी क्यू खाली नहीं हो जाती। क्यू से एक एक करके करंट नोड को बाहर निकालेंगे। अगर करंट नोड नल है मतलब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन प्रिंट होना चाहिए, तो नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवा दिया। अगर क्यू खाली हो गई है पूरी, मतलब और कोई है ही नहीं एलिमेंट प्रोसेस करने के लिए, तो ब्रेक कर जाओ लूप से बाहर। अगर क्यू के अंदर एलिमेंट बचे हुए हैं तो उस केस में क्या करना है, क्यू में ऐड कर देना है वापस से नल को, ताकि इस लेवल पे तो नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो गया, अगले लेवल पे भी नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो जाए। अगर हमारे पास नल नहीं निकला था तो उस करंट नोड का डेटा हमने प्रिंट करवा दिया, उसके लेफ्ट चाइल्ड को चेक कर लिया, अगर नॉट नल है उसको भी क्यू में ऐड कर दिया, राइट चाइल्ड को चेक कर लिया, नॉट नल है उसको भी क्यू में ऐड कर दिया। इस तरीके से हमारा पूरा लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल काम करता है। अब मेन फंक्शन के अंदर ट्री में कॉल करेंगे लेवल ऑर्डर के लिए और उसमें पास करेंगे अपनी रूट। इसको कर लेते हैं सेव एंड इसको करेंगे रन। हमारा जो आउटपुट आएगा दैट इज, पहले आया 1 क्योंकि फर्स्ट लेवल पर सिर्फ 1 था, फिर आया 2 और 3 क्योंकि ट्री के अंदर फिर 2 और 3 था, उसके बाद आया 4 5 6
क्योंकि ट्री के अंदर थर्ड लेवल पर पहले 4 था, फिर 5 था, फिर 6 था। इस तरीके से हम लेवल ऑर्डर रिवर्सल को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने बाइनरी ट्रीज के अंदर। नेक्स्ट सवाल जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं, इसका नाम है हाइट ऑफ अ ट्री। हाइट एक ट्री की क्या होती है? हाइट होता है रूट से लेकर लीफ तक के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस। अब काफ़ी जगह ये जो डिस्टेंस है ये इन टर्म्स ऑफ नोड्स भी कैलकुलेट होता है एंड ये डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ एजेस भी कैलकुलेट होता है। एज क्या होते हैं? ये जो बीच का कनेक्टिंग फैक्टर होता है, ये जो कनेक्टिंग लाइन होती है, इसको हम एज कहते हैं और ये होती है हमारी ट्री की नोड। अब हाइट को हम ट्री की नोड की फॉर्म में भी काउंट कर सकते हैं, एज की फॉर्म में भी काउंट कर सकते हैं। अगर हाइट को मैं नोड्स की टर्म्स में कैलकुलेट करना चाहूँ तो मेरे इस ट्री में मेरी रूट और मेरे लीफ के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ नोड्स वो हो जाएगा 3 के बराबर। 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड। दिस इज बेसिकली इक्वल टू मेरे ट्री के अंदर कितने लेवल्स मेरे पास फॉर्म हो रहे हैं। पर अगर मैं एजेस की फॉर्म में कैलकुलेट करना चाहूँ तो मेरी हाइट हो जाएगी 2 के बराबर। कैसे? एजेस की फॉर्म में एक एज ये हो जाएगा, दूसरा एज ये हो जाएगा। तो 2 एजेस मेरे ट्री के अंदर रूट से लेकर लीफ तक आते हैं मैक्सिमम पॉसिबल। इसीलिए एजेस की फॉर्म में इस ट्री की हाइट हो जाएगी 2, नोड्स की फॉर्म में हो जाएगी 3। हम क्या करेंगे? ट्री की हाइट को नोड्स की फॉर्म में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। एजेस की फॉर्म में अगर आपको करना है तो आप बस जो फाइनल नोड्स वाली आएगी उसमें से हम -1 कर रहे होंगे, हर जगह 1 से डिक्रीज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हाइट जो है हमारी एजेस की टर्म्स में भी आ जाएगी। सबसे पहले इन दोनों ट्रीज की हाइट की बात करते हैं। पहले वाली ट्री की हाइट को हमने ऑलरेडी एनालाइज कर लिया है। यहाँ पे आया मेरे पास फर्स्ट नोड, ये आया सेकेंड नोड एंड ये आ गए मेरे लीफ नोड्स का लेवल विच इज 3। तो हाइट ऑफ दिस ट्री इज इक्वल टू 3। अगर हम सेकेंड ट्री की बात करें तो इसमें हो जाएगा ये मेरा रूट। अब यहाँ पर लीफ नोड तो ये भी है, लीफ नोड तो ये 4 भी है, लीफ नोड तो ये 7 भी है, पर हम इस 3 एंड इस 4 से हाइट कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम डीपेस्ट लीफ नोड तक जाते हैं अपनी हाइट को कैलकुलेट करने के लिए। तो हाइट इस केस में हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 के इक्वल। तो हाइट ऑफ दिस ट्री इज इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि रूट और लीफ के बीच में पॉसिबल मैक्सिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 इन टर्म्स ऑफ आर नोड्स। अब मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं ना बाइनरी ट्रीज के, बाइनरी सर्च ट्रीज के, इनफैक्ट सारे ट्रीज के, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर हम रिकर्जन का यूज करते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। रिकर्जन ही क्यों? क्योंकि हम जो एक नोड पर खड़े होकर अपने आंसर को बिल्ड करते हैं उसको यूजुअली मेरे चाइल्ड नोड ने मुझे क्या आंसर रिटर्न करके दिया है उसकी फॉर्म में बिल्ड करते हैं। यानी अगर 4 मुझे अपनी हाइट रिटर्न करके दे दे और 5 मुझे अपनी हाइट रिटर्न करके दे दे तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मैं 2 की हाइट को कैलकुलेट कर सकती हूँ? 2 की हाइट क्या होगी? 4 की जितनी भी हाइट है एंड 5 की जितनी भी हाइट है, दोनों में से जिसकी भी मैक्सिमम हाइट होगी, या इसको मैं डेप्थ कह दूँ, मैक्सिमम डेप्थ होगी, उसमें मैं 1 को ऐड कर दूंगी। क्योंकि 4 और 5 से एक लेवल ऊपर मेरा 2 आ जाता है। 4 और 5 में से जिसकी भी मैक्सिमम हाइट होगी उसमें से +1 अगर मैंने कर दिया तो मैं पेरेंट की हाइट निकाल सकती हूँ। ऐसे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं बाइनरी सर्च ट्रीज में, बाइनरी ट्रीज के अंदर, उसके अंदर अगर हम चाइल्ड नोड्स या चाइल्ड सब ट्रीज के लिए आंसर फाइंड आउट कर लें तो हम रिकर्सिवली अपने पेरेंट के लिए भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए अगर हमारे पास बाइनरी ट्रीज का बीएसटी का सवाल आता है तो सबसे पहले दिमाग में हिट करना चाहिए कि रिकर्जन को हम अप्लाई कर सकते हैं। रिकर्जन को कैसे अप्लाई करना है? सबसे पहले चिल्ड्रन नोड के लिए कैलकुलेट कर लो, फिर एज्यूम करते हुए कि चाइल्ड नोड ने हमें आंसर रिटर्न कर दिया होगा, ये फेद रखते हुए रिकर्जन वाला, हमें क्या करना है? पेरेंट नोड के लिए आंसर को कैलकुलेट करना है। अब एक बार हाइट की अगर मैं दोबारा बात करूं तो मान लेते हैं कि मैंने एक रिकर्सिव फंक्शन लिखा जिसमें ऑलरेडी चाइल्ड नोड जो है मुझे अपनी हाइट कैलकुलेट करके दे देते हैं। तो वो रिकर्सिव फंक्शन कैसा दिखेगा? मान लेते हैं मेरी जो लेफ्ट हाइट आएगी दैट विल बी इक्वल टू, मैंने ऑलरेडी हाइट कैलकुलेट करने के लिए एक रिकर्सिव फंक्शन बना दिया अपने रूट के लेफ्ट का। इसके अलावा मेरी एक राइट हाइट आएगी विच विल बी इक्वल टू, मैंने हाइट कैलकुलेट कर लिया अपने रूट के राइट की। क्या मैं कह सकती हूँ अगर मेरे लेफ्ट चाइल्ड की हाइट मेरे पास आ गई, राइट चाइल्ड की हाइट मेरे पास आ गई, जैसे 3 का जो लेफ्ट चाइल्ड है ये नल नोड है। एक नल नोड किस हाइट पर होता है? नल नोड 0 हाइट पर होगा, क्योंकि इसके लेफ्ट चाइल्ड की कोई हाइट ही नहीं होगी तो ये रिटर्न करेगा इसे 0। और अगर 6 की मैं बात करूं, 6 यानी अगर ये एक मेरा ट्री होता जिसमें सिर्फ 6 वाला नोड है तो इसकी हाइट क्या होती? इसकी हाइट 1 होती। तो हर लीफ की हाइट 1 होती है, हर नल नोड की हाइट 0 होती है। तो 6 3 को क्या रिटर्न कर दे? 6 3 को 1 रिटर्न कर दे। तो क्या 3 अब अपनी हाइट कैलकुलेट कर सकता है? 3 की हाइट होगी,
अगर इस सब ट्री के अंदर, इस ट्री के अंदर, ये जो छोटा ट्री बन गया, इसके अंदर 3 अपना रूट नोड है, तो 3 अपनी हाइट कैसे कैलकुलेट करेगा? लेफ्ट सब ट्री से जो मैक्सिमम हाइट निकल कर आएगी एंड राइट सब ट्री से जो मैक्सिमम हाइट निकल कर आएगी, उसमें से दोनों, लेफ्ट सब ट्री की हाइट एंड राइट सब ट्री की हाइट में से जो मैक्सिमम मेरे पास आएगा, यहाँ पर लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 0, राइट सब ट्री की हाइट है 1, इन दोनों का मैक्सिमम क्या है? इन दोनों का मैक्सिमम है 1, तो 3 की हाइट हो जाएगी 1 + 1, यानी जो भी मैक्सिमम निकला उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि पेरेंट एक लेवल ऊपर है, तो हाइट में जो मैक्सिमम होगा लेफ्ट एंड राइट का, उसमें से हमें 1 ऐड कर दिया, तो मैं अपने पेरेंट की हाइट भी निकाल सकती हूँ। इसीलिए 3 की जो हाइट हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 2। तो क्या मैं कह सकती हूँ मेरे जो नोड की हाइट आएगी या मेरे जो रूट की हाइट आएगी दैट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मेरी लेफ्ट हाइट, राइट हाइट प्लस 1। दोनों का पहले मैंने मैक्सिमम निकाला और उसमें मैंने ऐड कर दिया 1। और यहाँ पर बेस केस ये हो सकता है अगर किसी भी पॉइंट पर मेरा जो रूट है वो नल के इक्वल हो जाए, यानी मैं किसी नल नोड पर आ गई लीफ के, या तो मैं लेफ्ट में हूँ या राइट में हूँ, तो उस केस में मैं रिटर्न कर दूंगी। एक नल नोड के लिए हाइट क्या होगी? नल नोड के लिए हाइट होगी 0। लीफ नोड का केस ऑटोमेटिकली इसमें कवर हो जाएगा। एक बार इस ट्री के ऊपर हमने जो लॉजिक फॉर्म किया है इसको ड्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हम 1 पर आएंगे। 1 क्या करेगा? अपने लेफ्ट ट्री के लिए हाइट कैलकुलेट करेगा। फिर हम 1 के लेफ्ट सब ट्री में आ जाएंगे तो अब 2 पर आ गए, 2 बन गया मेरे ट्री की रूट। अब 2 के लिए भी सबसे पहले उसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट कैलकुलेट होगी। 2 से हम आ गए अब 4 पर, अब 4 बन गया अपने ट्री का रूट। 4 के लिए भी सबसे पहले उसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट कैलकुलेट होगी। जब हम 4 की हाइट कैलकुलेट करेंगे तो लेफ्ट सब ट्री में जाकर यहाँ पर एक नल नोड आ जाएगी, यहाँ पर भी एक नल नोड आ जाएगी। नल पर जैसे ही हम आ गए मैंने बेस केस को हिट कर दिया और मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया अपने 0 को। तो मैं क्या करूँगी? यहाँ से रिटर्न कर दूंगी 0 एज माई आंसर, ये नल नोड भी रिटर्न कर देगा 0 एज माई आंसर, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री की हाइट आ गई। उसके बाद राइट सब ट्री के लिए कॉल करेंगे तो राइट सब ट्री की हाइट आ जाएगी। और फिर मेरा 4 क्या करेगा? मेरा 4 इस फॉर्मूले से अपनी हाइट कैलकुलेट करेगा। मैं निकालूंगी मैक्सिमम ऑफ 0 एंड 0, वो हो जाएगा 0, उसमें ऐड कर दूंगी 1। तो मेरे 4 के लिए मेरी हाइट क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 1 के बराबर। तो 4 क्या करेगा? 2 को अपनी हाइट एज 1 रिटर्न करेगा। फिर 2 क्या करेगा? 2 ने अपने लेफ्ट सब ट्री की हाइट तो निकाल ली विच इज इक्वल टू 1। अब 2 अपने राइट सब ट्री की हाइट निकालेगा, क्योंकि लेफ्ट के बाद हम राइट की हाइट निकालते हैं। तो हम जाएंगे 5 पर। 5 पर जैसे ही हम गए, 5 अपने लेफ्ट सब ट्री की हाइट कैलकुलेट करेगा, नल इसे रिटर्न करके देगा 0, एंड राइट सब ट्री की हाइट कैलकुलेट करेगा, नल इसे रिटर्न करके देगा 0। तो 5 अपनी हाइट कैलकुलेट करेगा एज 1 और 2 को रिटर्न कर देगा 1। 2 के पास लेफ्ट सब ट्री की हाइट भी है, राइट सब ट्री की हाइट भी है, तो 2 क्या करेगा? इन दोनों का मैक्सिमम निकालेगा और उसमें ऐड कर देगा 1। तो 1 एंड 1 का मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 एंड 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो 2 की हाइट हो गई है 2 के बराबर। 2 क्या करेगा? 1 को, यानी अपने पेरेंट को, अपनी हाइट रिटर्न कर देगा। तो 2 ने रिटर्न कर दिया है 2 को। अब 1 ने अपने पूरे लेफ्ट सब ट्री की हाइट निकाल ली है विच इज इक्वल टू 2। अब 1 को अपने राइट सब ट्री की हाइट निकालनी है। पेरेंट बेसिकली क्या करता है? ये देखता है कि मेरा जो डीपेस्ट लेवल का लीफ है वो मेरे लेफ्ट सब ट्री के अंदर एग्जिस्ट करता है या मेरे राइट सब ट्री के अंदर एग्जिस्ट करता है। जहां पर भी एग्जिस्ट करता होगा वहां से उसकी वैल्यू में फाइंड आउट करके लानी है। 1 अपने राइट सब ट्री के लिए कॉल लगाएगा, तो पहले आएंगे हम 3 पर, उसके बाद आएंगे हम 6 पर। 6 क्या करेगा? अपने लेफ्ट सब ट्री के लिए इसने कॉल लगाई, नल ने रिटर्न किया 0। राइट सब ट्री के लिए कॉल लगाई, नल ने रिटर्न किया 0। 6 ने फिर अपनी हाइट कैलकुलेट की एज मैक्सिमम ऑफ 0 एंड 0 विच इज इक्वल टू 0 + 1। तो 6 की हाइट होगी 1 के इक्वल। अब 6 क्या करेगा? 3 को अपनी हाइट रिटर्न कर देगा विच इज 1। 3 ने क्या किया? अपने लेफ्ट सब ट्री को कॉल लगाई होगी 6 को करने से पहले, नल जिसने रिटर्न किया होगा 0। अब यहां से लेफ्ट सब ट्री से 0 आया, राइट सब ट्री से 1 आया, तो 3 की हाइट क्या हो गई? 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। 3 ने अब 1 को 2 रिटर्न किया, तो 1 क्या करेगा? 1 के पास लेफ्ट सब ट्री की भी हाइट है, राइट सब ट्री की भी हाइट है, तो 1 मैक्सिमम हाइट निकालेगा। इसमें मैक्सिमम आ जाएगा 2, तो 1 की हाइट हो जाएगी 2 + 1 = 3। तो इसलिए मेरा ये जो ट्री है पूरा का पूरा, इसकी हाइट मैं कह सकती हूँ बराबर होगी 3 के। और उसको निकालने का प्रोसेस क्या रहा? रिकर्सिव प्रोसेस रहा, जहां पहले हम चाइल्ड नोड की हाइट को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद रिकर्सिवली हम पेरेंट नोड की हाइट को कैलकुलेट करने वाले हैं। और उसके लिए ऐसा सा कुछ सूडो कोड हम लिख रहे होंगे। और इसमें आप ध्यान से अगर देखेंगे, कैलकुलेट करने अगर हम निकले, तो ये मेरा जो प्रोसेस है इसमें मुझे लीनियर टाइम लगा, यानी बिग ऑफ n टाइम लगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास अगर ट्री में n नोड्स हैं
तो क्या मैं कह सकती हूँ मैं रिकर्सिवली एक नोड पर सिर्फ एक ही बार गई हूँ, एक ही बार इस 4 पर गई हूँ, इसने अपने हाइट कैलकुलेट करके पेरेंट को रिटर्न कर दिया, एक ही बार मैं 5 पर गई हूँ। तो इस तरीके से रिकर्सिवली मैं n नोड्स पर गई हूँ, तो मुझे लीनियर टाइम लगा है विच इज बिग ऑफ n। अब हम हाइट के लिए कोड लिखने वाले हैं। उसमें मैंने ऑलरेडी एक क्लासरूम नाम की क्लास को बनाया हुआ है, मैंने अपनी स्टैटिक क्लास नोड को बनाया हुआ है जिससे हम ट्रीज की नोड्स को डिफाइन कर रहे होंगे। इसके साथ साथ मेन फंक्शन में मैंने ऑलरेडी इस ट्री को कैलकुलेट कर रखा है। ये मेरा एक फुल बाइनरी ट्री है, इसको मैंने कैलकुलेट किया है ट्री क्लास की हेल्प से नहीं, डायरेक्टली मैंने नोड टाइप का एक रूट वेरिएबल बनाया है, रूट ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी है 1 और उसके बाद रूट की फॉर्म में मैंने अपने पूरे ट्री को कंस्ट्रक्ट किया है। अब मैं क्या करूंगी, एक हाइट फंक्शन लिखूंगी अपनी ट्री की हाइट कैलकुलेट करने के लिए। पब्लिक स्टैटिक, इसका रिटर्न टाइप होगा इंट क्योंकि ये हाइट को कैलकुलेट करके रिटर्न करने वाला है। इसको नाम मैं दूंगी हाइट। हाइट के अंदर आएगा मेरे पास एक सिंगल पैरामीटर विच इज माय नोड रूट। अब अगर मेरा रूट, ये मेरा बेस केस है, अगर मेरा रूट नल के इक्वल हो जाता है तो उस केस में मेरी ट्री के अंदर एक भी नोड नहीं है, मेरा ट्री कंप्लीटली खाली हो गया है। तो ऐसे केस में मेरी ट्री की हाइट हो जाएगी 0 के बराबर। बाकी केसेस में क्या होगा, बाकी केसेस में रिकर्सिवली हर रूट के ऊपर आके मुझे सबसे पहले अपने लेफ्ट सब ट्री की हाइट कैलकुलेट करनी है, फिर राइट सब ट्री की हाइट कैलकुलेट करनी है, फिर मुझे अपनी हाइट कैलकुलेट करनी है। तो उसका प्रोसेस होगा इंट लेफ्ट हाइट इज इक्वल टू हाइट ऑफ रूट डॉट लेफ्ट, उसके बाद इंट राइट हाइट इज इक्वल टू हाइट ऑफ रूट डॉट राइट। एंड फाइनली अपनी हाइट मुझे कैसे कैलकुलेट करनी है, मेरी हाइट हो जाएगी मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट राइट हाइट प्लस 1। इसी वैल्यू को या तो मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकती हूँ फिर रिटर्न कर सकती हूँ, या फिर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर रिटर्न कर सकती हूँ यूजिंग दिस रिटर्न स्टेटमेंट। ये हो जाएगा मेरा कंप्लीट फंक्शन टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ माय बाइनरी ट्री। इसको करते हैं सेव एंड मेन फंक्शन के अंदर मैं कॉल लगाऊंगी हाइट ऑफ माय रूट। इस ट्री की हाइट देख लेते हैं, आंसर क्या आना चाहिए 1 2 एंड 3। इसके अंदर 3 ही लेवल्स हैं और नोड्स के हिसाब से कैलकुलेट करें तो इस ट्री की हाइट भी 3 के बराबर है। इसको करते हैं सेव एंड रन। मेरे पास आंसर आया है 3 के इक्वल। अगर मैं इस लास्ट लेयर को कंप्लीटली हटा दूं, यानी 4 5 6 7 को कंप्लीटली हटा दूं, तो उस केस में मेरे पास ये लेयर हट जाएगी और मेरी ट्री की हाइट हो जाएगी 2 के बराबर। इसको भी सेव करके रन करते हैं तो माय आंसर इज 2। तो इस तरीके से हम हाइट कैलकुलेट करते हैं अपनी ट्री की। एंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारे बहुत अच्छे लेवल के जो सवाल होते हैं उसमें ट्री की हाइट कैलकुलेट करने वाली जो चीज़ है वो एक हेल्पर फंक्शन की तरह यूज़ हो जाती है। तो इसीलिए हमारे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ट्री की हाइट कैसे कैलकुलेट करनी है, उसके ऊपर ट्रेवर्स कैसे करना है, वो सारी बेसिक चीज़ें हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट जिस सवाल की हम बात करेंगे इसका नाम है काउंट ऑफ नोड्स। मुझे क्या करना है, अपने बाइनरी ट्री के अंदर मुझे टोटल नंबर ऑफ नोड्स को काउंट करना है। अगर मैं काउंट की बात करूं तो इस बाइनरी ट्री के अंदर मेरे पास कितने नोड्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो मेरे पास जो काउंट आना चाहिए फाइनल काउंट रिटर्न होके दैट शुड बी इक्वल टू 6। अब लास्ट सवाल में हाइट वाले सवाल में हमने बात की थी कि ट्रीज के अंदर मोस्टली क्वेश्चंस जो है रिकर्सिव फैशन में सॉल्व हो सकते हैं और प्रोसेस यूजुअली ऐसा रहता है कि रिकर्सिवली हम पहले चाइल्ड के लिए कैलकुलेट कर देते हैं, फिर पेरेंट के लिए ऑटोमेटिकली हमारे पास कैलकुलेट हो जाता है। तो वही सेम रिकर्सिव प्रोसेस की फॉर्म में हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। मैं क्या करूंगी, सबसे पहले सबके चिल्ड्रन पर जाने की कोशिश करूंगी। तो 1 जाएगा सबसे पहले अपने लेफ्ट चाइल्ड पर, फिर 2 भी जाएगा सबसे पहले अपने लेफ्ट चाइल्ड पर, फिर 4 जाएगा सबसे पहले अपने लेफ्ट चाइल्ड पर। मान लेते हैं किसी ना किसी तरीके से सबसे पहले मेरे लेफ्ट सब ट्री ने मुझे अपना लेफ्ट काउंट रिटर्न करके दे दिया। मैंने काउंट फंक्शन बनाया होगा जिसमें मैंने पास किया होगा रूट का लेफ्ट, और इस काउंट फंक्शन ने, मैंने फेथ किया कि इस काउंट फंक्शन ने ऑटोमेटिकली मुझे लेफ्ट का काउंट रिटर्न करके दे दिया। फिर मैंने क्या किया, सेम फंक्शन को मैंने कॉल लगाई अपने राइट काउंट के लिए। तो इसने दोबारा से मेरे रूट डॉट राइट को लिया और मेरे लिए मेरा काउंट मुझे कैलकुलेट करके दे दिया। अब अगर मेरे पास अपने पूरे लेफ्ट सब ट्री का काउंट आ जाता है और अपने पूरे राइट सब ट्री का काउंट आ जाता है, यानी मेरे पास इसका काउंट आ गया और मेरे पास इसका काउंट आ गया, क्या मैं कह सकती हूँ मैं अपने पूरे ट्री का काउंट कैलकुलेट कर सकती हूँ? कैसे? वो हो जाएगा लेफ्ट का काउंट प्लस राइट का काउंट प्लस 1, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री के सारे नोट्स तो मैंने काउंट ही कर लिए, राइट सब ट्री के भी कर लिए। अब उन दोनों का सम मिलाकर तो मेरे सारे सब ट्रीज के नोट्स का काउंट आ जाएगा। उसमें मुझे 1 को ऐड करना है। क्यों? क्योंकि मैं खुद को भी इंक्लूड करना चाहती हूँ अपने ट्री के नोट्स के काउंट के अंदर। इसीलिए अगर मेरे पास लेफ्ट काउंट आ जाता है, राइट काउंट आ जाता है, तो माई काउंट
या मैं कहूँ सेल्फ काउंट, या इसको मैं ट्री का काउंट कह देती हूँ। ट्री का जो भी काउंट होगा दैट शुड बी इक्वल टू लेफ्ट काउंट प्लस राइट काउंट प्लस 1। तो इस वैल्यू को हम रिटर्न कर सकते हैं। और अगर इस रिकर्सिव फंक्शन का मैं बेस केस सोचने की कोशिश करूं, बेस केस में यही हो सकता है कि मेरा ट्री कंप्लीटली खाली है, यानी मेरे पास सिंपली नल नोड्स हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ जब भी अगर ट्री के अंदर सिर्फ नल नोड है, वहां पे तो कोई नोड ही नहीं है, तो काउंट क्या होगा, काउंट होगा 0 के इक्वल। तो अगर माई रूट बिकम्स नल, उस केस में मुझे रिटर्न कर देना है 0 को, क्योंकि मेरे ट्री का काउंट हो जाएगा 0 के बराबर। एक बार अपनी इस ट्री पर ड्राई रन करके देखते हैं। इस ट्री के अंदर सबसे पहले हम अपनी रूट नोड पर जाएंगे विच इज 1। तो 1 क्या कोशिश करेगा, अपने लेफ्ट सब ट्री का काउंट कैलकुलेट करने का। फिर 1 से हम जाएंगे 2 पर। 2 अब अपने इस ट्री की रूट बन गया है। 2 क्या कोशिश करेगा, अपने लेफ्ट सब ट्री का काउंट कैलकुलेट करने की। फिर 2 से हम जाएंगे 4 पर। 4 अब इस ट्री की रूट बन गया है। 4 क्या कोशिश करेगा, अपने लेफ्ट सब ट्री का काउंट कैलकुलेट करने का। तो 4 जाएगा जब अपने लेफ्ट सब ट्री पर विच इज अ नल नोड। नल क्या करता है, नल का काउंट क्या होता है, ऑलरेडी हमें पता है 0 के इक्वल होता है, तो नल रिटर्न कर देगा 0। फिर 4 जाएगा राइट सब ट्री पर, राइट सब ट्री भी रिटर्न कर देगा 0। तो 4 का क्या काउंट हो जाएगा, 4 का काउंट हो जाएगा लेफ्ट काउंट प्लस राइट काउंट प्लस 1 के इक्वल, विच इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब 4 2 को रिटर्न कर देगा 1 एज लेफ्ट सब ट्री का काउंट। अब 2 कोशिश करेगा अपने राइट सब ट्री के काउंट को कैलकुलेट करने के लिए, तो वो पूछेगा 5 से। 5 क्या करेगा, लेफ्ट सब ट्री का काउंट कैलकुलेट करेगा, नल नोड रिटर्न करेगा 0। फिर राइट सब ट्री का काउंट कैलकुलेट करेगा, नल नोड रिटर्न करेगा 0। तो 5 भी रिटर्न कर देगा 2 को, 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। 2 के पास लेफ्ट सब ट्री का काउंट आया 1 के इक्वल, राइट सब ट्री का काउंट आया 1 के इक्वल। 2 का काउंट क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1। तो 2 रिटर्न कर देगा 3 को। अब 1 अपने राइट सब ट्री का काउंट कैलकुलेट करने के लिए 3 पर जाएगा। 3 सबसे पहले अपने लेफ्ट सब ट्री का काउंट कैलकुलेट करेगा। लेफ्ट सब ट्री में यहाँ पर है नल वैल्यू जो रिटर्न करेगी 0। उसके बाद 3 राइट सब ट्री का काउंट कैलकुलेट करने के लिए 6 पर आएगा। 6 अपने लेफ्ट का काउंट करेगा 0, राइट का काउंट करेगा 0, एंड 6 का जो सेल्फ काउंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। 6 रिटर्न कर देगा 3 को 1। 3 के पास लेफ्ट सब ट्री से आया 0, राइट सब ट्री से आया 1, तो 3 का काउंट क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1। तो 3 1 को रिटर्न कर देगा 2। मतलब 1 के लेफ्ट सब ट्री के अंदर 3 नोड्स हैं एंड 1 के राइट सब ट्री के अंदर 2 नोड्स हैं। तो 1 टोटल जब ट्री का काउंट कैलकुलेट करेगा तो वो कैसे करेगा, इट विल बी 3 प्लस 2 प्लस 1। तो 1 जो काउंट रिटर्न करेगा इस फाइनल आंसर दैट विल बी इक्वल टू 6। तो हम काउंट को प्रिंट करवा देंगे एज 6। और काउंट को कैलकुलेट करते टाइम भी आपने नोटिस किया होगा कि हम हर नोड पर एक बार गए। जब भी हमारे ट्री के अंदर n नोड्स होती हैं और हम हर नोड पर एक बार जाते हैं, उसका मतलब है कि हमें लीनियर टाइम लग रहा है रिकर्सिवली अपने ट्री का काउंट कैलकुलेट करने में, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n। ऑलरेडी मैंने अपने मेन फंक्शन के अंदर सेम ट्री को कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, अपनी स्टैटिक नोड क्लास मैंने बनाई हुई है। अब मैं क्या करती हूँ, अपने ट्री की काउंट कैलकुलेट करने के लिए मैं एक फंक्शन बनाने वाली हूँ, पब्लिक स्टैटिक इंट काउंट। इसके अंदर सिंगल पैरामीटर होगा विच विल बी माई रूट। अब सबसे पहले बेस केस लिख लेते हैं। अगर रूट किसी भी पॉइंट पर नल हो जाती है या मेरे पास एम्प्टी ट्री आता है, तो उस केस में मुझे रिटर्न करना है काउंट को एज 0। बाकी केसेस में सबसे पहले तो मैं लेफ्ट का काउंट कैलकुलेट कर लूं। लेफ्ट काउंट हो जाएगा काउंट ऑफ रूट डॉट लेफ्ट। फिर मैं राइट का काउंट कैलकुलेट कर लूं। राइट काउंट इज इक्वल टू काउंट ऑफ रूट डॉट राइट। उसके बाद मुझे क्या करना है, मेरे खुद का काउंट होगा माई लेफ्ट काउंट प्लस राइट काउंट प्लस 1। तो मैं यहां से रिटर्न कर दूंगी माई लेफ्ट काउंट प्लस माई राइट काउंट प्लस 1। इसको कर लेते हैं सेव। इस ट्री के लिए मेरे पास जो काउंट रिटर्न होकर आना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 6। तो मैं कॉल करने वाली हूं अपने काउंट फंक्शन को। इस ट्री के अंदर मेरे पास नोड्स जो हैं 7 के इक्वल हैं। जो हमने ड्राई रन किया था उसके अंदर ये 6 वाला नोड एग्जिस्ट नहीं करता था, इस ट्री के अंदर 7 है, इसीलिए मेरे पास आंसर में रिटर्न होकर आया है 7। नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करने वाले हैं, इसका नाम है सम ऑफ नोड्स। मुझे क्या करना है, मुझे अपने बाइनरी ट्री के लिए सारे के सारे नोड्स का सम कैलकुलेट करना है। तो उसको कैसे करेंगे, इस लेवल पर सम हो जाएगा 1, यहां से आ जाएगा मेरे पास 5 के इक्वल, यहां से आ जाएगा 5 + 6 11 15, दिस इज इक्वल टू 21। तो मेरे पास जो फाइनल सम आना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू
21। अब इस सवाल को करने के मल्टीपल तरीके हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल कर सकते हैं और जैसे जैसे कोई भी नोड आ रहा है मैं वैसे वैसे उसका सम कैलकुलेट कर लूं। पर उससे छोटा और उससे ईजियर वर्जन होगा रिकर्सिव फॉर्म। रिकर्सिवली मैं क्या करूं, रिकर्सिवली हर नोड पर जाकर अगर मैंने अपने लेफ्ट चाइल्ड का सम कैलकुलेट कर लिया और मैंने अपने राइट चाइल्ड के सम ऑफ नोड्स कैलकुलेट कर लिए, तो क्या मैं कह सकती हूं मैं अपने पूरे ट्री का सम ऑफ नोड्स कैलकुलेट कर सकती हूं। मान लेते हैं मैं इस रूट नोड को अगर कंसिडर करूं, यहां से रूट नोड का जो पूरा लेफ्ट सब ट्री है ये सम में रिटर्न करके दे दे अपना सम यानी 11। मान लेते हैं कोई रिकर्सिव फंक्शन हुआ जिसमें इसका सम रिटर्न होकर आ गया। कैसे रिटर्न होकर आ गया, मैं लिख सकती हूं लेफ्ट सम इज इक्वल टू, मैंने कॉल किया कोई सम फंक्शन जिसमें पास किया मैंने रूट डॉट लेफ्ट, तो मेरे पूरे लेफ्ट सब ट्री का सम मेरे पास आ गया। ऐसे ही पूरे राइट सब ट्री का मेरे पास सम आ गया विच इज इक्वल टू 9। तो मैंने फंक्शन कॉल किया सम जिसके अंदर पास किया मैंने रूट डॉट राइट को, इससे मेरे पास रिटर्न होकर आया मेरा राइट सम। तो क्या मैं कह सकती हूँ अपने इस रूट का मैं सम निकाल सकती हूँ, मतलब इस पूरे ट्री का मैं कैसे सम निकालूं। अगर 1 मेरी रूट है, मैं अपने लेफ्ट सब ट्री के सम में ऐड कर दूं अपने राइट सब ट्री का सम, यानी इससे मेरे सब ट्रीज का सम तो कंप्लीट हो जाएगा, प्लस उसमें मैं अपने नोड की वैल्यू को ऐड कर दूं। तो इस तरीके से मैं अपने पूरे सब ट्री का सम निकाल सकती हूँ, विच विल बी इक्वल टू 11 प्लस 9 प्लस 1, ये वैल्यू हो जाएगी 21 की इक्वल। तो मेरा जो सेल्फ सम होगा या फिर मेरे जो ट्री का सम होगा, इसको मैं लिख देती हूँ ट्री सम, दैट विल बी इक्वल टू माई लेफ्ट सम प्लस माई राइट सम प्लस मेरा जो भी जिस भी रूट पर मैं हूं उसका डेटा। और यहां पर अगर मेरा ट्री खाली होता, बेस केस में वही लेना है कि अगर किसी भी पॉइंट पर मेरा ट्री एम्प्टी हो जाए तो उस केस में क्या करना है, ट्री के अंदर कोई नोड ही नहीं है, तो अगर मेरे रूट की वैल्यू कभी भी नल के इक्वल हो जाए तो उस केस में मेरा सम हो जाएगा इक्वल टू 0। एक बार इसको ड्राई रन करते हैं अपने इस ट्री के ऊपर। मुझे रिकर्सिवली क्या करना है, सारे के सारे नोड्स पर जाकर मुझे सम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं 1 से आ जाऊंगी 2 पर, 2 से आ जाऊंगी 4 पर। 4 के लिए लेफ्ट सब ट्री या लेफ्ट चाइल्ड रिटर्न करेगा 0 क्योंकि नल है, राइट चाइल्ड भी रिटर्न करेगा 0। 4 क्या रिटर्न करेगा अपने पेरेंट को, 4 अपने पेरेंट को रिटर्न करेगा 4 के इक्वल, बिकॉज सम विल बी इक्वल टू 0 प्लस 4, वैल्यू आ जाएगी 4। अब 2 कॉल करेगा राइट सब ट्री के लिए, तो 5 पर हम आ जाएंगे, 5 का लेफ्ट चाइल्ड देगा 0, राइट चाइल्ड देगा 0, 5 रिटर्न करेगा 5 के इक्वल। 2 क्या करेगा, 2 ऐड करेगा 4 और 5 को विच इज 9 और उसमें ऐड कर देगा खुद की वैल्यू विच इज 11, तो 2 1 को रिटर्न कर देगा वैल्यू एज 11। अब 1 ने अपने पूरे लेफ्ट सब ट्री का सम कैलकुलेट कर लिया विच इज इक्वल टू 11। अब 1 को अपने पूरे राइट सब ट्री का सम कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए कॉल लगाई जाएगी 3 को। 3 के लेफ्ट सब ट्री से रिटर्न होकर आएगा 0 क्योंकि वहां पर नल है। 3 के राइट सब ट्री से पहले हम 6 पर जाएंगे, फिर उसके लेफ्ट सब ट्री रिटर्न करेगा 0, राइट सब ट्री रिटर्न करेगा 0, 6 रिटर्न करेगा अपना सम एज 6। फिर 3 क्या करेगा, 3 ऐड करेगा 0 एंड 6 को और उसमें ऐड कर देगा अपनी वैल्यू, तो 3 रिटर्न करेगा 9। 1 के पास आ गया लेफ्ट सब ट्री से 11 एंड राइट सब ट्री से 9, तो 1 क्या करेगा 11 में ऐड करेगा 9 को विच इज इक्वल टू 20 और उसमें ऐड कर देगा अपनी वैल्यू विच इज इक्वल टू 21। तो मेरे पास जो फाइनल सम ऑफ नोड्स निकल कर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 21। और इस पूरे प्रोसेस में भी हम हर नोड पर क्या गए हैं, एक सिंगल बार गए हैं। इसीलिए हम अगर मेरे ट्री के अंदर n नोड्स है तो मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी विच इज इक्वल टू बिग ऑफ n। मैंने अपने मेन फंक्शन के अंदर अपना एक ऑलरेडी ट्री बनाया हुआ है, इस ट्री के अंदर ये 7 वैल्यू वाला नोड एक्स्ट्रा है, तो मेरा सम यहाँ पर एक्सपेक्टेड सम जो है वो आना चाहिए 28 के इक्वल। मैं क्या करूंगी, एक फंक्शन बनाऊंगी पब्लिक स्टैटिक इंट सम, सम के अंदर आएगा मेरे पास रूट। बेस केस में चेक कर लूंगी अगर मेरा रूट नल के इक्वल है तो उस केस में मुझे रिटर्न करना है 0। सबसे पहले कैलकुलेट कर लूंगी मैं अपने लेफ्ट का सम यानी अपने लेफ्ट सब ट्री का सम विच विल बी इक्वल टू सम ऑफ रूट डॉट लेफ्ट। फिर कैलकुलेट कर लूंगी अपने राइट सब ट्री का सम विच विल बी इक्वल टू सम ऑफ रूट डॉट राइट। मेरा सम हो जाएगा माई लेफ्ट सम प्लस माई राइट सम प्लस मेरे रूट का डेटा। इसी वैल्यू को मैं करने वाली हूं अपने फंक्शन से रिटर्न। तो छोटा सा फंक्शन बनेगा अपने सम को कैलकुलेट करने के लिए। रिकर्सिव फॉर्म में बहुत इजीली हम सारे के सारे नोट्स पर जाकर उनका सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रिंट करवा देंगे सम ऑफ रूट, इसको करते हैं सेव एंड नाउ रन। तो मेरे पास जो सम आया है अपने ट्री का दैट इज इक्वल टू 28।
नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करेंगे इसका नाम है डायमीटर ऑफ अ ट्री। एक ट्री की डायमीटर क्या होती है? डायमीटर शब्द हमने सर्कल्स में सुना होगा। जब भी हम किसी सर्कल का एग्जाम्पल लेते थे तो उसके अंदर एक रेडियस होती थी और रेडियस के डबल अमाउंट जो एक लाइन सर्कल को पूरा पार करके जाती है, दिस इज इक्वल टू द डायमीटर। ऐसे ही ट्री के अंदर भी हम एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं जिसको हम डायमीटर का नाम देते हैं। डायमीटर की अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो डायमीटर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नोड्स इन द longest path between two leaves। मतलब इसका ये है, अगर अपनी बाइनरी ट्री के अंदर मैं कोई भी दो लीव्स ले लूं और उन दोनों के बीच का मैं पाथ कैलकुलेट करूं तो मुझे ऐसे दो लीव्स जिनके बीच में लॉन्गेस्ट पाथ निकले उस पाथ के नोड्स निकालने हैं। जैसे क्या मैं कह सकती हूं कि इस ट्री का अगर मैं एग्जाम्पल लूं, इसमें अगर मैंने ये लीफ और ये लीफ ले लिया, इन दोनों के बीच का पाथ कितना है? इन दोनों के बीच का पाथ हो जाएगा इक्वल टू दिस पाथ। अगर मुझे 4 से लेकर 5 तक जाना है तो उसके अंदर कितने नोड्स लाई करेंगे? नोड्स लाई करेंगे 1, 2 एंड 3 के इक्वल। ये तो लॉन्गेस्ट पाथ नहीं है। पर अगर मैं यहाँ पर 4 का एग्जाम्पल लूँ और मैं 6 तक पहुंचना चाहती हूँ तो 4 से 6 तक का पाथ कुछ ऐसा दिखेगा जिसके अंदर कितने नोड्स होंगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से डायमीटर जो बन जाएगी मेरे इस ट्री की वो हो जाएगी 5 के इक्वल। ये डायमीटर 4 और 6 के बीच का पाथ भी हो सकता है या 5 और 6 के बीच का पाथ भी हो सकता है। दोनों में पाथ्स में सेम नंबर ऑफ नोड्स लग रहे हैं विच इज इक्वल टू 5। तो मेरे इस ट्री की जो मेरे पास डायमीटर निकल कर आएगी दैट इज इक्वल टू 5। अगर मैं अपने सेकंड ट्री का एग्जांपल लूं तो इस ट्री के अंदर जो लीव्स है, पहले मैं 9 और 3 के बीच का पाथ निकालने की कोशिश करती हूं। ये पाथ कुछ मेरे पास ऐसा दिखेगा। इसके अंदर नोड्स कितने होंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहां पर एक पॉसिबल वैल्यू जो मेरे पास है दैट इज इक्वल टू 5। दूसरी पॉसिबल वैल्यू क्या है कि मैं इस लीफ और इस लीफ के बीच का पाथ निकालूं। वो पाथ मेरे पास कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसमें नोड्स हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एक पैरेलल वैल्यू मेरे पास आई है 6 के बराबर। अब मैं क्या करूं? इस नोड यानी इन दोनों लीव्स के बीच का मैं अगर मैं पाथ निकालूं तो वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 के इक्वल। ये वैल्यू भी मेरे पास आई है 6। इनमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम इज इक्वल टू 6। तो मैं कह सकती हूं मेरे जो ट्री की डायमीटर है, इस पर्टिकुलर ट्री की डायमीटर दैट इज इक्वल टू 6। अब यहां पर मान लेते हैं कि मेरे पास अगर एक और नोड होती विच इज इक्वल टू 10 तो उस केस में क्या होता? ये मेरे ट्री की डायमीटर होती, ये फिक्स डायमीटर होती और डायमीटर उस केस में बन जाती मेरे पास 7 के बराबर जो लाई करती इस लीफ एंड इस लीफ के बीच में। जब भी हम ट्री की डायमीटर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास यूजुअली 2 केसेस आते हैं। पहला केस वो आता है जिसमें मेरी ट्री की डायमीटर मेरे रूट नोड के थ्रू जाती है, यानी इस केस में मेरे जो ट्री की डायमीटर है उसके अंदर मेरा रूट नोड इंक्लूड होगा। दूसरा केस वो होता है जब ट्री की डायमीटर किसी सब ट्री के अंदर एग्जिस्ट करती है और वो रूट नोड के थ्रू नहीं जाती। जैसे अगर मैं इस ट्री का एग्जांपल लूं तो इसमें रूट नोड के अगर मैं थ्रू किसी लाइन को पास करना चाहूँ लीव्स के डिस्टेंस को तो वो मेरी डायमीटर नहीं बनेगी। मेरा जो लॉन्गेस्ट पाथ बनेगा बिटवीन एनी 2 लीव्स वो ये वाला पाथ होगा और इस पाथ के अंदर मेरा ये जो रूट नोड है ये इंक्लूड नहीं होता। तो 2 स्पेशल केसेस मुझे दिखते हैं। अगर मैं किसी भी ट्री की रूट हूं तो या तो मेरे पूरे के पूरे ट्री की डायमीटर मेरे थ्रू जा सकती है या फिर मेरे किसी सब ट्री के अंदर लाई कर सकती है। तो रिकर्सिवली मुझे ये कैलकुलेट करना है कि किसी भी रूट के लिए ट्री की डायमीटर क्या उस रूट के थ्रू जाती है या फिर उसके किसी सब ट्री के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसके लिए सबसे पहले हम अप्रोच नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। अप्रोच नंबर 1 को डिस्कस करने के लिए हमें टाइम लग रहा होगा n स्क्वायर के बराबर, यानी ये n स्क्वायर वाली अप्रोच है जिसको हम डिस्कस करेंगे। अप्रोच कुछ ऐसी है कि अगर मैं किसी भी ट्री की नोड पर हूं और मेरे पास क्या आया, मेरे पास लेफ्ट से लेफ्ट सब ट्री की हाइट आ गई एंड राइट से राइट सब ट्री की हाइट आ गई, तो क्या मैं पॉसिबल डायमीटर निकाल सकती हूँ जो मेरे थ्रू जा रही होगी। अगर मेरे पास पूरे लेफ्ट सब ट्री की हाइट आ गई एंड पूरे राइट सब ट्री की हाइट आ गई और डायमीटर अगर मेरी रूट के थ्रू जा रही है तो क्या मैं कह सकती हूँ माई डायमीटर विल बी इक्वल टू लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 1। क्यों? क्योंकि डायमीटर में ये वाली नोड्स भी इंक्लूड होंगी, ये वाली नोड्स भी इंक्लूड होंगी, प्लस मेरी ये जो एडिशनल नोड है इसको भी मुझे इंक्लूड करना है। तो अगर किसी भी नोड के लिए मेरे पास उसकी लेफ्ट हाइट एंड राइट हाइट आ जाती है और मैंने ये अजम्पशन किया कि माई डायमीटर पासिस थ्रू रूट, तो उस केस में मेरी जो डायमीटर होगी दैट विल बी इक्वल टू लेफ्ट हाइट
प्लस राइट हाइट प्लस 1। और अगर मैं दूसरा केस लूं जिसमें डायमीटर डजंट पास थ्रू रूट, तो उस केस में मेरे लेफ्ट सब ट्री के अंदर ऑलरेडी कोई डायमीटर कैलकुलेट हो चुकी होगी और मेरे राइट सब ट्री के अंदर भी ऑलरेडी कोई डायमीटर कैलकुलेट हो चुकी होगी। तो मैं क्या करूं, लेफ्ट सब ट्री में जो मैक्सिमम पॉसिबल डायमीटर है मैं उसको निकाल लूं और राइट सब ट्री के अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल डायमीटर है मैं उसको निकाल दूं और फिर दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको मैं इस वैल्यू के साथ कंपेयर कर लूं। यानी मैंने क्या किया, अपने लेफ्ट की डायमीटर निकाल ली और मैंने अपने राइट की डायमीटर निकाल ली और फिर इन दोनों वैल्यूज को इसके साथ कंपेयर कर दिया। इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो मेरे ट्री की डायमीटर बन जाएगी। मान लेते हैं मेरे पास कुछ ऐसा ट्री एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर बहुत सारे कुछ ऐसे नोड्स हैं। अगर मैं अपने इस नोड पर हूं तो मेरा ये वाला लेफ्ट सब ट्री क्या करेगा, एक तो इसकी मैं हाइट निकाल लूं, एक इसके लिए मैं डायमीटर निकाल लूं। तो सबसे पहले मैं कॉल लगा दूंगी अपनी लेफ्ट सब ट्री के लिए उसकी डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए। तो फिर मेरा जो ट्री बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा जिसमें मैं इस रूट पर आ जाऊंगी। ये रूट क्या करेगा, अपनी डायमीटर कैलकुलेट करेगा। क्या मैं कह सकती हूँ इस ट्री की डायमीटर है 1 2 3 4 5 6 7 के इक्वल। तो यहां से मेरे पास रिटर्न होकर आएगी वैल्यू एज 7। और अगर मैं अपनी राइट सब ट्री की डायमीटर कैलकुलेट करूं, इसमें मेरे पास सिंगल नोड है तो इसकी डायमीटर बन जाएगी 1 के इक्वल। तो राइट सब ट्री रिटर्न कर देगा मुझे 1। अब मुझे एक ऐसी डायमीटर निकालनी है जो मेरे इस नोड के थ्रू जाती हो, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी यहां से जो मैक्सिमम पॉसिबल हाइट है वो आ जाए, राइट से मैक्सिमम पॉसिबल हाइट आ जाए और उसमें मैं इंक्लूड कर दूं अपनी नोड को। यानी मैं इसकी अगर हाइट निकालूं तो लेफ्ट हाइट हो जाएगी 4 के इक्वल, राइट हाइट मेरे पास निकल कर आएगी 1 के इक्वल और मेरी जो खुद की डायमीटर होगी यानी जो इस तरीके से पास करेगी उस डायमीटर की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी सेल्फ डायमीटर, दैट इज इक्वल टू 4 + 1 लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 1। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 6। और मेरी जो लेफ्ट डायमीटर है उसने ऑलरेडी क्या रिटर्न किया, उसने ऑलरेडी मुझे 7 रिटर्न करके दिया है और मेरी राइट डायमीटर ने मुझे ऑलरेडी 1 रिटर्न करके दिया है। तो इन तीनों में से जो मैक्सिमम आएगा वो मेरे ट्री की डायमीटर बन जाएगी। राइट डायमीटर की वैल्यू कहती है कि मेरी डायमीटर ऐसी दिखनी चाहिए जिसमें मेरे पास सिंगल नोड हो। लेफ्ट डायमीटर कहती है कि मेरी डायमीटर ऐसी दिखनी चाहिए जिसमें मेरे पास ये वैल्यूज इंक्लूड हो रही हो। और डायमीटर जो मेरे रूट के थ्रू जाती हो वो कह रही है कि मेरी डायमीटर ऐसी दिखनी चाहिए जिसमें मेरी रूट भी इंक्लूडेड हो और इनकी वैल्यूज है 6 7 एंड 1। तो इसमें से ऑब्वियसली मेरे जो ट्री की फाइनल डायमीटर बनेगी दैट विल बी इक्वल टू माय लेफ्ट डायमीटर। यानी इस पूरे ट्री की जो मेरे पास डायमीटर बनेगी वो कुछ ऐसी दिखेगी जिसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स मेरे पास 7 के इक्वल होंगी। तो जब भी हम ट्री की किसी भी नोड पर होते हैं तो मेरे पास 3 चॉइसेस होती हैं। पहली चॉइस ये है कि मेरी ट्री की डायमीटर मेरे लेफ्ट सब ट्री के अंदर कहीं एग्जिस्ट कर जाए। दूसरी चॉइस मेरे पास ये मेरी ट्री की डायमीटर मेरे राइट सब ट्री के अंदर कहीं पर एग्जिस्ट कर जाए। और तीसरी चॉइस मेरे पास ये है कि मेरे ट्री की डायमीटर मेरी जो रूट है उस नोड के थ्रू पास करती हो। ये तीनों की मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है हर एक नोड पर जाकर और उनके लिए जब मैं मैक्सिमम निकाल लूँ तो दैट विल बिकम द फाइनल डायमीटर ऑफ माई ट्री। इस पूरे प्रोसेस को एक बार ड्राई रन करते हैं, फिर उसके बाद सूडो कोड इसके लिए लिखकर देखेंगे। मुझे क्या करना है, हर नोड पर जाकर 3 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले मैं 4 पर अगर जाऊं, 4 पर क्यों गई, क्योंकि रिकर्सिवली पहले हम लेफ्ट सब ट्री के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं फिर राइट के लिए। तो 1 क्या करेगा, लेफ्ट के लिए जाएगा तो 2 पर आ जाएगा, 2 फिर 4 के लिए कैलकुलेट करेगा तो 4 पर आ जाएगा। तो 4 के लिए अगर मुझे कैलकुलेट करना है, 4 के लिए लेफ्ट सब ट्री की जो डायमीटर हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड इसकी हाइट भी हो जाएगी 0। राइट सब ट्री के लिए कैलकुलेट करेगा तो इसकी राइट डायमीटर भी हो जाएगी 0 एंड राइट हाइट भी हो जाएगी 0। तो 4 क्या करेगा, 4 देखेगा कि मेरी डायमीटर क्या मेरे लेफ्ट सब ट्री में लाई करती है, राइट सब ट्री में लाई करती है या मेरे थ्रू होकर जाती है। अगर लेफ्ट सब ट्री में लाई करती है तो 0 वैल्यू है उसकी, राइट में लाई करती है तो भी 0 वैल्यू है उसकी। अगर मेरे थ्रू जाती है तो इट शुड बी इक्वल टू लेफ्ट की हाइट प्लस राइट की हाइट प्लस 1, तो हो जाएगी 0 + 0 + 1। तो 4 के पास 3 चॉइसेस है वैल्यू में, एक है 0, एक है 0, एक है 1। 0 वाली चॉइस है व्हेन लेफ्ट डायमीटर इज माय फाइनल डायमीटर, 0 वाली चॉइस है जब राइट डायमीटर है एंड 1 वाली चॉइस है जब सेल्फ के थ्रू जाती है, यानी रूट के थ्रू मेरी डायमीटर जाती है। तो ऑब्वियसली यहां से 1 जीत जाएगा। तो 4 रिटर्न कर देगा 2 को 1 एज फाइनल डायमीटर, तो 1 बन जाएगी इसके लेफ्ट की डायमीटर। किसके लेफ्ट की डायमीटर, 2 वाली जो नोड है इसके लेफ्ट सब ट्री की डायमीटर बन जाएगी 1। डायमीटर के साथ साथ मैं यहाँ पर लेफ्ट की हाइट भी कैलकुलेट कर लूंगी।
इस सब ट्री की हाइट मेरे पास रिटर्न होकर आएगी 1 के इक्वल। अब 2 क्या करेगा, अपने राइट सब ट्री पर जाएगा। राइट सब ट्री में सबसे पहले 5 पर जाएंगे। 5 के लिए लेफ्ट डायमीटर इज 0, लेफ्ट हाइट इज 0। राइट सब ट्री के लिए राइट डायमीटर इज इक्वल टू 0, राइट हाइट इज इक्वल टू 0। 5 क्या करेगा, अपने लिए वैल्यूज कैलकुलेट करेगा। वैल्यूज इसके लिए आएंगी, एक तो हो जाएगी लेफ्ट की डायमीटर, एक हो जाएगी राइट की डायमीटर, एक हो जाएगी सेल्फ डायमीटर। लेफ्ट डायमीटर इज 0, राइट डायमीटर इज 0, सेल्फ की क्या बन जाएगी 0 + 1 के इक्वल, तो ये हो जाएगी 1। तो यहां से 1 हो जाएगी मेरी फाइनल वैल्यू। तो 5 रिटर्न कर देगा 2 को 1 एज इट्स फाइनल डायमीटर। तो 1 बन जाएगा राइट डायमीटर और राइट की हाइट हो जाएगी 1 के इक्वल। अब 2 को क्या करना है, 2 को अपनी डायमीटर कैलकुलेट करनी है। तो 2 अपनी डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए पहले तो लेफ्ट की डायमीटर निकालेगा। लेफ्ट से आया था मेरे पास 1, तो 2 के पास एक चॉइस है 1। राइट की डायमीटर क्या है 2 की, राइट की डायमीटर है 1 के इक्वल जो 5 ने रिटर्न की थी, तो दूसरी चॉइस है इसके पास 1। अब सेल्फ की डायमीटर क्या हो जाएगी, सेल्फ डायमीटर 2 की हो जाएगी लेफ्ट की हाइट प्लस राइट की हाइट प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 + 1 + 1। तो सेल्फ की डायमीटर हो जाएगी 2 के अंदर 3 के बराबर। यहां से मैक्सिमम निकल कर आएगा 3, तो 2 क्या करेगा 3 को रिटर्न कर देगा एज इट्स फाइनल डायमीटर। तो यहां से लेफ्ट की डायमीटर आ जाएगी मेरे पास 3 के बराबर। इनको मैं हटा देती हूं फॉर क्लैरिटी। अब लेफ्ट सब ट्री ने 1 को क्या किया है, लेफ्ट डायमीटर 3 रिटर्न किया है। कौन सी डायमीटर है, वो ये डायमीटर है जो लेफ्ट सब ट्री के अंदर लाई करती है। अब लेफ्ट सब ट्री इसके साथ साथ हाइट भी रिटर्न करेगा। हाइट हो जाएगी 2 के बराबर, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है दैट इज इक्वल टू 2। अब 1 अपने राइट सब ट्री से पूछेगा। राइट सब ट्री में सबसे पहले जाएंगे 3 पर, 3 जाएगा अपने लेफ्ट सब ट्री के पास। लेफ्ट सब ट्री ने अपनी लेफ्ट डायमीटर रिटर्न की 0, लेफ्ट हाइट रिटर्न की 0। अब राइट सब ट्री से जब पूछेंगे 6 के पास क्या होगा, यहां से लेफ्ट डायमीटर भी 0 आएगी, लेफ्ट हाइट भी 0 आएगी, राइट डायमीटर भी 0 आएगी, राइट हाइट भी 0 आएगी। तो इस केस में 6 क्या करेगा, 6 रिटर्न कर देगा 1 को एज फाइनल डायमीटर, क्योंकि 6 के पास 3 चॉइसेस थी 0, 0 एंड 1। तो 6 ने रिटर्न कर दिया 1 को। अब 3 के पास क्या चॉइसेस हैं, 3 के पास पहली चॉइस है लेफ्ट डायमीटर के लिए 0, क्योंकि 3 के लेफ्ट में नल है। अब राइट सब ट्री के लिए उसके पास चॉइस है 1, क्योंकि राइट डायमीटर आई है 1 के इक्वल। दूसरी चॉइस है कि वो सेल्फ के थ्रू डायमीटर निकाल ले। सेल्फ के थ्रू डायमीटर निकालेगा तो दैट विल बी लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 1। तो यहां से 3 के पास जो राइट हाइट आई थी दैट वाज इक्वल टू 1, ये थी मेरी राइट डायमीटर। तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी सेल्फ के थ्रू डायमीटर निकलने वाली 2, जो कि ये वाली डायमीटर होगी। तो यहाँ पे विन करेगी ये 2 वैल्यू और 3 1 को रिटर्न कर देगा 2 एज इट्स राइट डायमीटर, और राइट हाइट हो जाएगी 2 के बराबर। इन चीज़ों को मैं क्लियर कर देती हूँ। तो फाइनली 1 के पास क्या आया, 1 के पास लेफ्ट की हाइट आ गई 2 के बराबर, लेफ्ट की डायमीटर आ गई 3 के बराबर, राइट की डायमीटर आ गई 2 के बराबर, राइट की हाइट मेरे पास आ गई 2 के बराबर। लेफ्ट में जो डायमीटर है वो कुछ ऐसी दिखती है, राइट में जो डायमीटर है वो कुछ ऐसी दिखती है। अब 1 कैलकुलेट करेगा सबसे पहले अपनी लेफ्ट डायमीटर, ऑलरेडी पता है हमें लेफ्ट डायमीटर 1 के लिए हो जाएगी 3 के बराबर, राइट डायमीटर 1 के लिए हो जाएगी 2 के बराबर, एंड सेल्फ की डायमीटर होगी लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 1। दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 3, 2 एंड 5। तो वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 5। तो इस ट्री की जो डायमीटर मेरे पास निकल कर आएगी दैट शुड बी इक्वल टू 5। तो मुझे रिकर्सिवली क्या करना है, मुझे रिकर्सिवली हर नोड के लिए उसकी डायमीटर निकालनी है। हर नोड के लिए डायमीटर निकालने का मतलब है कि पहले अज्यूम कर लो कि कोई फंक्शन है डायमीटर नाम का जो मुझे अपनी लेफ्ट डायमीटर रिटर्न कर देगा फॉर माई रूट डॉट लेफ्ट, और वही फंक्शन मुझे अपनी राइट डायमीटर रिटर्न कर देगा फॉर माई रूट डॉट राइट। अब लेफ्ट हाइट और राइट हाइट निकालने के लिए ऑलरेडी मैंने क्या किया था, पहले सवाल सॉल्व कर रखा है अपना हाइट फंक्शन। हाइट फंक्शन से क्या होता है, हमारी किसी भी ट्री की या सब ट्री की हाइट कैलकुलेट होके आ जाती है। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं। तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगी रूट का लेफ्ट, तो मेरे लेफ्ट सब ट्री की हाइट आ जाएगी, और पास कर दूंगी अपने रूट का राइट, तो क्या होगा मेरे राइट सब ट्री की हाइट आ जाएगी। अब जैसे ही किसी भी नोड के पास ये 4 वैल्यूज आ जाती हैं, ये 4 वैल्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी नोड के पास अगर मेरी ये 4 वैल्यूज आ गई तो मैं किसी भी नोड पर उसकी डायमीटर कैलकुलेट कर सकती हूँ। कैसे कैलकुलेट करूंगी, सबसे पहले तो सेल्फ डायमीटर निकाल लूँ। सेल्फ डायमीटर हो जाएगी लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 1 के इक्वल। एक चॉइस है मेरे पास ये, दूसरी चॉइस है लेफ्ट की डायमीटर, तीसरी चॉइस है राइट की डायमीटर। मुझे क्या करना है, इनका मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम ऑफ माई लेफ्ट डायमीटर, माई राइट डायमीटर एंड माई सेल्फ डायमीटर।
इनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको हम रिटर्न कर देंगे एज आर फाइनल डायमीटर। और बेस केस ऑब्वियसली हमने देख ही लिया ड्राई रन में, बेस केस तब होता है जब मेरे पास नल नोड होती है। नल नोड की डायमीटर भी 0 है, उसकी हाइट भी 0 है। तो जैसे ही हम किसी भी ऐसी नोड पर पहुंच जाएं जहां पर रूट की वैल्यू मेरे पास नल के इक्वल है, तो वहां से मैं डायरेक्टली रिटर्न कर सकती हूँ 0 एज माई डायमीटर। सो दिस विल बी माई बेस केस। तो इस तरीके से 3 पॉसिबल डायमीटर वैल्यूज के बीच में हम कंपैरिजन करके मैक्सिमम डायमीटर को कैलकुलेट करते हैं। मैंने मेन फंक्शन के अंदर क्या किया है, इस ट्री को बनाया और इस ट्री की भी डायमीटर मेरे पास आने वाली है 5 के इक्वल, जिसमें इंक्लूड होगी इस लेवल से कोई भी एक लीफ नोड, इस लेवल की दोनों नोड्स एंड एक ये नोड, तो वैल्यू मेरी होगी 5 के इक्वल। अब मेन फंक्शन के अलावा ऑलरेडी मेरी क्लासरूम क्लास के अंदर मैंने एक स्टैटिक क्लास बना रखी है नोड, जिससे मैं ट्री की नोड्स को बनाती हूँ, और मेरे पास हाइट फंक्शन है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं। मुझे क्या करना है, अपने डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बनाना है। तो मैं इसको नाम दूंगी पब्लिक स्टैटिक इंट डायमीटर। इसका रिटर्न टाइप इंट है क्योंकि हर लेवल पर हम अपनी डायमीटर को कैलकुलेट करेंगे और उसको फिर रिटर्न करेंगे एज माय रिटर्न स्टेटमेंट। इसके अंदर सिंगल पैरामीटर आएगा विच विल बी माय रूट नोड। सबसे पहले बेस केस लिख लेते हैं। अगर मेरे रूट की वैल्यू नल के इक्वल हुई तो उस केस में मेरी डायमीटर की वैल्यू भी 0 के इक्वल हो जाएगी। हर लेवल पर मुझे 4 वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, मेरे लेफ्ट की डायमीटर और मेरे लेफ्ट की हाइट, मेरे राइट की डायमीटर और मेरे राइट की हाइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, माई लेफ्ट डायमीटर इज इक्वल टू, डायमीटर को कॉल लगा दूंगी रूट के लेफ्ट के लिए। उसके अलावा माई लेफ्ट हाइट इज इक्वल टू, हाइट को कॉल लगा दूंगी अपने रूट के लेफ्ट के लिए। फिर माई राइट डायमीटर इज इक्वल टू, डायमीटर को कॉल लगा दूंगी रूट के राइट के लिए, एंड माई राइट हाइट इज इक्वल टू, हाइट को कॉल लगा दूंगी रूट के राइट के लिए। जैसे ही मेरे पास 4 वैल्यूज आ जाती है, अब मुझे अपनी सेल्फ डायमीटर कैलकुलेट करनी है, यानी खुद की डायमीटर। दैट विल बी इक्वल टू लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 1। अब जो भी इनका मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी मैथ डॉट मैक्स ऑफ, पहले मैं पास कर दूं सेल्फ डायमीटर और मैथ डॉट मैक्स ऑफ लेफ्ट डायमीटर एंड राइट डायमीटर। इनका जो भी मैक्सिमम आएगा उसको मैं कर दूंगी अपने फंक्शन से रिटर्न। यहां पर शायद फर्स्ट टाइम अगर हम इस तरीके का कोड लिख रहे हैं, इस तरीके की लाइन देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैक्स फंक्शन लेफ्ट और राइट में से मैक्सिमम डायमीटर निकाल लेगा, फिर जो भी मैक्सिमम निकल कर आएगा उसको हम कंपेयर कर लेंगे अपनी सेल्फ डायमीटर से, और फिर उन दोनों में से मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आएगी, जिसको मैं रिटर्न कर दूंगी एज माई फाइनल ट्री की डायमीटर। तो ये है मेरा डायमीटर के लिए फंक्शन। इसको एक बार सेव करते हैं। अपने इस ट्री के लिए मैं कॉल लगाऊंगी अपने फंक्शन को डायमीटर ऑफ रूट। इसको करते हैं सेव एंड रन। तो मेरे पास जो ट्री की डायमीटर आई है दैट इज इक्वल टू 5। अब ये जो कोड है जो मैंने लिखा है, इसको कैलकुलेट होने में, डायमीटर कैलकुलेट होने में मेरे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी दैट विल बी n स्क्वायर। n स्क्वायर क्यों? क्योंकि डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए मैं ट्री की हर एक नोड पर जा रही हूं, तो उस नोड पर जाने में मुझे जो टाइम लग रहा है वो तो लीनियर टाइम होगा, यानी n टाइम, पर हर नोड पर जाते जाते मैं बार बार अपने 2 नोड्स की हाइट भी कैलकुलेट कर रही हूं। जब एक बार हाइट कैलकुलेट होती है तो उसमें n टाइम लगता है। अगर मैं n नोड्स पर जाकर हाइट को कैलकुलेट कर रही हूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी n मल्टीप्लाइड बाय n। इसको मैं ऐसे विजुअलाइज कर सकती हूं कि अगर मुझे अपनी इस नोड पर जाकर एक तो डायमीटर कैलकुलेट करनी है, पर इस नोड पर जाकर अगर मैं हाइट कैलकुलेट करूं तो हाइट को कैलकुलेट करने में इंडिविजुअली बिग ऑफ n मेरे पास टाइम लगता है। फिर मैंने इस नोड पर भी बिग ऑफ n टाइम लगाया, इस नोड पर भी बिग ऑफ n टाइम लगाया, इस नोड पर भी बिग ऑफ n टाइम लगाया हाइट को कैलकुलेट करने में। तो इस तरीके से n नोड्स में अगर मैं बिग ऑफ n टाइम लगा रही हूं तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी n स्क्वायर के इक्वल। दैट इज वाई ये जो प्रोसेस होता है डायमीटर को कैलकुलेट करने का, जिसमें मुझे अपनी डायमीटर और अपनी हाइट को अलग अलग कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है अलग अलग फंक्शन से, ये थोड़ा सा मेरे पास टीडियस प्रोसेस होता है, साथ के साथ ये इनएफिशिएंट है क्योंकि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा लगती है। इसीलिए हम एक सेकंड अप्रोच को डिस्कस करेंगे, एंड इस सेकंड अप्रोच को हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम्स, यानी हमें जब भी यूज करना है डायमीटर के लिए, इस सेकंड अप्रोच को
हम यूज कर रहे होंगे, जिसको हम करेंगे अपने लीनियर टाइम में। अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स का सवाल हो सकता है, तो दीदी हमने फर्स्ट अप्रोच को क्यों यूज किया? फर्स्ट अप्रोच इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करती है। सेकंड अप्रोच में तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रोच को थोड़ा सा और क्लीन बना देंगे, उसकी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देंगे। बस फर्स्ट अप्रोच से हमें एक्चुअली समझ आता है कि डायमीटर रिकर्सिवली कैलकुलेट होती कैसे है। ट्री के अंदर जब डायमीटर कैलकुलेट होती है तो फर्स्ट अप्रोच के अंदर हम क्या करते थे, हम अपने रिटर्न टाइप में लिखते थे इंट। इंट क्या रिटर्न करता था, यानी हर लेवल से मेरे पास रिटर्न होकर क्या आता था, मेरे पास डायमीटर रिटर्न होकर आती थी। तो मैं डायमीटर को कॉल करती थी तो मेरे पास लेफ्ट सब ट्री की डायमीटर आ जाती थी और मेरे पास राइट सब ट्री की डायमीटर आ जाती थी। पर इस बार डायमीटर से हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को रिटर्न करने की कोशिश करेंगे। और वो कैसे करेंगे, हम एक बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन रिटर्न करेंगे। यानी मैं जो इंफॉर्मेशन को रिटर्न करूंगी, मैं क्लास बना लूंगी, स्टैटिक क्लास इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर मुझे दो चीज़ें रिटर्न करनी है। एक हो जाएगी मेरी डायमीटर और एक हो जाएगी मेरी हाइट। इस बार हाइट को कैलकुलेट करने के लिए मैं अलग से एक रिकर्सिव फंक्शन को कॉल नहीं लगाऊंगी। इस बार हाइट को मैं साथ के साथ सेम रिकर्सिव फंक्शन में कैलकुलेट कर लूंगी और उसको रिटर्न कर दूंगी। तो इस बार जो हमारा रिटर्न टाइप होने वाला है वो हो जाएगा ये इंफॉर्मेशन क्लास। इंफॉर्मेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम रिटर्न कर देंगे जिसमें दो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी। डायमीटर तो है ही जो हम पहले रिटर्न करते थे, इसके साथ साथ हम हाइट भी रिटर्न कर देंगे। तो 4 क्या करेगा, 4 2 को अपनी डायमीटर भी रिटर्न करेगा और अपनी हाइट भी रिटर्न करेगा। 4 के पास अगर अपने लेफ्ट चाइल्ड की डायमीटर और अपने लेफ्ट चाइल्ड की हाइट है और राइट चाइल्ड की डायमीटर एंड हाइट है, तो क्या मैं कह सकती हूँ 4 अपने लिए भी अपनी डायमीटर एंड हाइट दोनों कैलकुलेट कर सकता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर किसी भी नोड के पास उसकी लेफ्ट डायमीटर आ गई है एंड उसकी लेफ्ट हाइट आ गई है, प्लस उसकी राइट डायमीटर आ गई है एंड उसकी राइट हाइट आ गई है, तो उससे अगर मुझे किसी भी रूट की डायमीटर निकालनी है तो वो हो जाएगी मैक्सिमम ऑफ माई लेफ्ट डायमीटर, माई राइट डायमीटर एंड लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 1। ये है मेरी सेल्फ डायमीटर। और हाइट क्या हो जाएगी उस नोड की, हाइट हो जाएगी उस नोड की मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 1। तो डायमीटर कैलकुलेट करने वाला काम और हाइट कैलकुलेट करने वाला काम, अब ये दोनों कामों को हम सेम फंक्शन के अंदर करने वाले हैं और इसी की वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है। अब मुझे हाइट को कैलकुलेट करने के लिए अलग से फंक्शन कॉल नहीं करना, क्योंकि मेरे सब ट्रीज जो हैं या मेरे चिल्ड्रन नोड्स जो हैं वो मुझे ऑलरेडी अपनी हाइट एंड डायमीटर दे रही हैं। तो मैं भी क्या करूंगी, अपनी हाइट एंड डायमीटर निकालूंगी और उसको मैं पास कर दूंगी अपने पेरेंट को। तो सूडो कोड मेरे पास कुछ ऐसा होगा कि अगर किसी भी पॉइंट पर मैंने अपनी लेफ्ट की इंफॉर्मेशन ले ली, डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए मैंने भेजा अपने रूट के लेफ्ट को और लेफ्ट की इंफॉर्मेशन ले ली। उसके बाद राइट की इंफॉर्मेशन ले ली, जब मैं कॉल लगाऊंगी अपने डायमीटर फंक्शन को जिसमें पास कर दूंगी रूट का राइट। लेफ्ट की इंफॉर्मेशन के अंदर क्या है, एक लेफ्ट की डायमीटर है, एक लेफ्ट की हाइट है। राइट की इंफॉर्मेशन के अंदर क्या है, एक राइट की डायमीटर है, एक राइट की हाइट है। तो मैं क्या कर सकती हूं, मेरे ट्री की जो फाइनल डायमीटर आएगी that will be equal to maximum of मेरे left info dot diameter, my right info dot diameter and my left height plus my right height plus 1। यहां से ये जो पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास ऑब्जेक्ट आएगी इसमें डायमीटर भी होगी, हाइट भी होगी। तो लेफ्ट से जो इंफॉर्मेशन आई उसके अंदर लेफ्ट की डायमीटर, लेफ्ट की हाइट। राइट से जो इंफॉर्मेशन आई उसमें राइट की डायमीटर, राइट की हाइट। मैं क्या करूंगी, यहां से लेफ्ट की डायमीटर निकालूंगी, राइट की डायमीटर निकालूंगी और लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट प्लस 1, इन तीनों का मैक्सिमम विल बी माय फाइनल डायमीटर। और मेरी जो फाइनल हाइट होगी या मेरे जो रूट की हाइट होगी दैट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट हाइट, राइट हाइट प्लस 1 के इक्वल। और मैं रिटर्न कर दूंगी खुद से। अब मुझे रिटर्न करना है तो भी मुझे इंफॉर्मेशन ही रिटर्न करनी है, तो मुझे इन दोनों वैल्यूज को रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं एक न्यू इंफॉर्मेशन रिटर्न कर दूंगी जिसके अंदर मेरी फाइनल डायमीटर होगी एंड मेरी फाइनल हाइट होगी। तो कुछ इस तरीके का हमारा कोड रहेगा जिसमें इस बार मुझे हाइट को साथ के साथ कैलकुलेट करते हुए चलना है, अलग से कैलकुलेट नहीं करना। इस बार मुझे सिर्फ डायमीटर रिटर्न होकर नहीं आएगी, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रिटर्न होकर आएगी। और मुझे भी सिर्फ डायमीटर रिटर्न नहीं करनी, मुझे भी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को रिटर्न करना है। इसको ड्राई रन करूं तो 4 अपनी लेफ्ट हाइट रिटर्न करके देगा 1 के इक्वल, लेफ्ट डायमीटर 1 के इक्वल। 5 राइट हाइट रिटर्न करके देगा 1 के इक्वल, राइट डायमीटर 1 के इक्वल। 2 क्या करेगा, 2 भी अपनी लेफ्ट हाइट रिटर्न करेगा विच विल इक्वल टू 2 एंड लेफ्ट डायमीटर को रिटर्न करेगा दैट इज इक्वल टू 2।
6 रिटर्न करके देगा अपनी राइट डायमीटर 1 एंड अपनी राइट हाइट 1। 3 रिटर्न करके देगा अपनी राइट डायमीटर 2 एंड अपनी राइट हाइट 2। अब 1 के पास जो फाइनल अपनी डायमीटर आएगी दैट विल बी इक्वल टू 5 एंड ये भी अपनी हाइट भी साथ में रिटर्न करके देता है दैट इज इक्वल टू 3। अब इस सूडो कोड को हम एक्चुअल कोड की फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। मैंने क्या किया था, मैंने पहले अपना पूरा डायमीटर फंक्शन लिखा था जिसके अंदर मैंने डायमीटर एंड हाइट को अलग अलग से कैलकुलेट किया था। इसको मैं डायमीटर 2 नाम दे देती हूँ और मैं एक और फंक्शन लिखती हूँ डायमीटर के नाम से, पब्लिक स्टैटिक इन्फो डायमीटर। अब इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक स्टैटिक क्लास बना दूंगी, स्टैटिक क्लास इन्फो। इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या होना चाहिए, एक तो मेरी डायमीटर होनी चाहिए एंड दूसरा मेरे पास हाइट आ जाए। इसके लिए बना देते हैं एक कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर मेरे पास डायमीटर आएगी एंड आएगी मेरी हाइट। तो दिस डॉट डायमीटर इज इक्वल टू डायमीटर, दिस डॉट हाइट इज इक्वल टू माई हाइट। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन क्लास मैंने बनाई है और इस क्लास के ऑब्जेक्ट को मैं रिटर्न करूंगी। मैंने अपना डायमीटर नाम का फंक्शन बनाया है जिसके अंदर पास कर दूंगी अपनी रूट नोड। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मुझे अपनी लेफ्ट की इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करना है। तो माई इन्फो ऑफ लेफ्ट इन्फो इज इक्वल टू डायमीटर को मैं कॉल कर दूंगी रूट के लेफ्ट के लिए, तो मेरी लेफ्ट की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद मैं इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करूंगी अपने राइट की इंफॉर्मेशन के लिए, तो मैं कॉल कर दूंगी डायमीटर ऑफ रूट डॉट राइट को। दोनों की इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई, लेफ्ट सब ट्री की भी राइट सब ट्री की। अब मुझे क्या करना है, अपनी इंफॉर्मेशन को बनाना है। तो मैं एक नई ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी डायमीटर कैलकुलेट कर लेती हूँ। इंट डायमीटर विल बी इक्वल टू मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट इन्फो डॉट डायमीटर, राइट इन्फो डॉट डायमीटर एंड लेफ्ट इन्फो डॉट हाइट प्लस राइट इन्फो डॉट हाइट प्लस 1। ये क्या आया मेरे पास, डायमीटर जो आई वो आई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, पहले मैंने लेफ्ट की डायमीटर की वैल्यू को कंपेयर कर लिया राइट की डायमीटर की वैल्यू से एंड फिर मैंने अपनी डायमीटर निकाली विच इज लेफ्ट की हाइट प्लस राइट की हाइट प्लस 1। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ मैथ डॉट मैक्स एक और बार, क्योंकि 3 वेरिएबल्स को कंपेयर नहीं कर सकता फंक्शन। तो पहले ये दोनों वेरिएबल्स कंपेयर हो जाएंगे, फिर इसकी वैल्यू कंपेयर हो जाएगी, इससे मुझे मिल जाएगा अपना मैक्सिमम। इसके अलावा मेरी जो हाइट हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट इन्फो डॉट हाइट एंड राइट इन्फो डॉट हाइट प्लस 1। तो मैं फाइनली रिटर्न कर दूंगी अपनी इंफॉर्मेशन। तो न्यू ऑब्जेक्ट न्यू इन्फो जिसमें पास कर दूंगी अपनी डायमीटर एंड अपनी हाइट। तो कुछ इस तरीके से मुझे चीजें करनी है, जहां सबसे पहले लेफ्ट की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लो, फिर राइट की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लो, उसके बाद अपनी डायमीटर निकालनी है, अपनी हाइट निकालनी है और रिटर्न कर देनी है अपनी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जहां पे मैं पास करूंगी कंस्ट्रक्टर में अपनी डायमीटर एंड हाइट। यहाँ के लिए बेस केस क्या होगा, बेस केस ये होगा जब मेरी रूट नल हो जाती है, मतलब या तो मैं लीफ नोड के किसी चाइल्ड पर पहुंच गई हूँ या फिर मेरा ट्री कंप्लीटली खाली है। उस केस में यानी नल नोड के लिए मेरे पास डायमीटर भी 0 होती है और मेरे पास हाइट भी 0 होती है। तो मैं रिटर्न कर दूंगी यहाँ से न्यू इन्फो जिसके अंदर डायमीटर इज ऑल्सो 0 एंड हाइट इज ऑल्सो 0। अब यहाँ पे नोटिस किया होगा पिछले वाला जो फंक्शन था उसमें मैंने हाइट के लिए अलग से कॉल लगाई थी जिसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी थी, बट इस बार सिंगल नोड के ऊपर बैठकर मेरी डायमीटर भी वहीं कैलकुलेट हो रही है, मेरी हाइट भी वहीं कैलकुलेट हो रही है, जिनको कैलकुलेट करने में मुझे कांस्टेंट ऑपरेशंस लग रहे हैं। दैट इज वाई ये जो मेरा नई अप्रोच है इसके अंदर जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, यानी बिग ऑफ एन, क्योंकि इस बार हाइट को मैंने अलग से कैलकुलेट नहीं किया, इस बार हाइट को मैंने डायमीटर के साथ साथ कैलकुलेट किया है। इसको कर लेते हैं सेव एंड मेन फंक्शन से कॉल लगाते हैं डायमीटर ऑफ रूट के लिए। इस बार जो मेरी डायमीटर ऑफ रूट रिटर्न करेगा वो मेरी इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट होगी, तो ऑब्जेक्ट के मुझे डायमीटर रिटर्न करवानी है, तो मैं यूज करूंगी अपने डॉट ऑपरेटर का। डायमीटर ऑफ रूट मुझे रिटर्न करेगा इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट जिसमें से मैं डायमीटर को प्रिंट करवाऊंगी। इसको करते हैं सेव एंड रन। मेरे पास डायमीटर आई है अपनी ट्री की
इक्वल टू 5। तो इस ट्री की डायमीटर है मेरे पास 5 के इक्वल। जैसे मैंने डायमीटर को प्रिंट कराया है वैसे मैं हाइट को भी प्रिंट करा सकती हूँ। तो साथ के साथ मेरे ट्री की हाइट भी कैलकुलेट हो जाएगी विच इज इक्वल टू